कोई ऐसा गेस्ट जो लिटरली जब आके लाइव में या रिकॉर्डेड में सामने बैठे और उसके बाद आप सोचोगे इसको क्यों बुलाया? ऑन एयर लिटरली मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी की। मैंने कैमरा फेस करना मैंने K2 से सीखा है। व्हेन यू एंटर्ड दिस फील्ड तो क्या वो प्रेशर फील हुआ? फलाने चैनल पे वो है, उसके तो होंठ इतने बड़े लगते हैं, तो उसके तो गाल इतने ट्रस्ट मी, एक पॉइंट ये आया था कि जहाँ पर आई वाज लाइक कि छोड़ दो सब, मैंने क्या करना है करके। अल्लाह की तरफ से होता है कि वो सारे रास्ते सारे दरवाजे बंद नहीं करता और आपको हिम्मत देता है। 5 लाख रुपए ईदी दे रहे हैं, उसमें से एक इन्फ्लुएंसर ये कह रही है कि 1 लाख आप मुझे दे दें बस, बाकी 4 आई मीन 1 लाख। हाय, आप मुझे रुलाएंगी लगता है। Assalamu alaikum and a very warm welcome. This is Mariam Kaiwan with the fresh episode of Not Every Woman. अच्छा, कुछ एपिसोड्स पहले भी मैंने एक चीज़ का तस्करा किया था कि हमारी ज़िंदगी में स्पेशली ख़वातीन में फिक्सेशंस नहीं होनी चाहिए कि मैं तो ऐसी ही हूँ या मेरा तो ऐसा मजाज है, मैं तो यही करती हूँ, मतलब मेरा तरीका, वरना थैंक यू सो मच। ये अगर आप फिक्सेशंस रखेंगे तो मतलब आप अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हैं। और आजकल तो मैं कहूँगी कि अपनी ज़ात से ज़्यादा हालात बहुत जल्दी से बदल रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, डेटाइज़म इज़ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब सब कुछ एल्गोरिदम्स पे बेस्ड है। कोई प्रोडक्ट कितनी सक्सेसफुल है, नंबर्स आपको बताएंगे। कोई शख्स कितना मशहूर है, उसके सोशल मीडिया के नंबर्स आपको बताएंगे। किसी फिल्म ने, किसी ड्रामा ने, किसी प्रोग्राम ने कितनी मकबूलियत हासिल की, लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं, नंबर्स वंस अगेन ये तमाम चीज़ें डिक्टेट करेंगे। हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर इतना रिलाई करना शुरू हो गए कि वो अब स्पेशली जब जैसे मैं स्मार्ट वॉच के साथ होती हूँ तो ये मुझे थोड़ा टाइम बाद बता रहा होता है कि यू बिन सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, इट्स टाइम टू गेट अप और अपने स्टेप्स कंप्लीट करें। आपका हार्ट बीट ये आपको बता रहा होता है, थोड़ा टाइम बाद एक रिमाइंडर आ रहा होता है कि स्ट्रेस लेवल ऐसा हो गया, अब ये करें, अब वो करें। सो इंस्टेड ऑफ पीपल टेलिंग एनीथिंग टू यू, या खुद आपकी एक अपनी जो कॉन्शियस आपको कुछ बता रही हो, उसके अलावा टेक्नोलॉजी ने, नंबर्स ने आपकी ज़िंदगी को डिक्टेट करना शुरू कर दिया है। तो बहुत जल्दी से जो है वो हालात बदल रहे हैं। तो इस सब सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपनी पर्सनल फिक्सेशंस में बैठे रहें तो बस फिर दरवाजे बंद हो गए आपके लिए। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जो मैं कहूँगी शी इज़ बिन कंसिस्टेंट, मतलब जो मैंने भी इनकी पर्सनल जर्नी देखी है, जब से मेरी इनसे मुलाकात रही है उसका भी थोड़ा सा तस्करा करेंगे आज के एपिसोड में। बट शी लिटरली वॉज ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़। अभी आप इनको देखते हैं एक चैनल पे मॉर्निंग शो करते हुए आपको नज़र आती हैं। इससे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मुंसलिक रह चुकी है और वो मैं कहती हूँ कि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ तो मुंसलिक होना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। एंड इवन बिफोर दैट इट्स लाइक you coming back to home from where you started, K2 and AVT channels. So let's welcome Sabeen Farooq. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम, इतना प्यारा आपने इंट्रोडक्शन करवाया। और वही वाली बात कि ये मुझे घर जैसा ही लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से मैंने कैमरा फेस करना सीखा। कैमरा फेस करना सीखा। Exactly. सबीन, कितना डिफरेंट लगता है तब की सबीन में और आज जब रोज़ कैमरा, मतलब अब तो एक वो रूटीन वाली चीज़ बन गई हुई है। हाउ डू यू सी दैट डिफरेंस? ये तो मेरा ख्याल है आप लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट डेज से मुझे देखा है, क्योंकि मैं अब जिस चैनल पे गई हूँ मैं ग्रूम होके गई हूँ, ठीक है, कि एक के बाद एक चैनल से कुछ सीखा, दूसरे में फिर आप जब गए तो आप एक तरह से बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं और आप सिर्फ स्क्रीन पे पेयर हो रहे हैं ट्रेनिंग के साथ ऑब्वियसली। बट जो एक फर्स्ट अपीयरेंस कैमरे की है वो यहाँ से मेरी स्टार्ट हुई है कि मैंने कैमरा फेस करना मैंने K2 से सीखा है। और मैं यहाँ पर आई थी एज अ गेस्ट ऑब्वियसली, तो उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि बुलेटिन करें और फिर हवाले कश्मीर एंड देन फिर इस्लामाबाद टाइम्स करना था और सब कुछ। तो मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, ट्रस्ट में। और मुझे याद है कि हमारी ट्रेनिंग ऐसे होती थी कि सुबह से रात तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे होते थे, प्रैक्टिस कर रहे होते थे, प्रॉम्प्टर पढ़ना सीख रहे होते थे। और आज मैं जब अपने चैनल पे हूँ हम न्यूज़ के साथ, तो वहाँ पर क्योंकि न्यूज़ है और प्रॉम्प्टर होता है, सो अब मैं याद करती हूँ कि मैंने K2 में सीखा था प्रॉम्प्टर पढ़ना, तो मुझे आता है कि कम अज़ कम ऑब्वियसली उस तरह से नहीं आता जिस तरह लोग न्यूज़ के साथ ज़्यादा मुंसलिक रहते हैं। बट इतना मैं कर लेती हूँ कि जो मेरी थोड़ी बहुत आपकी आप सीखा हुआ होता है ना, वो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली यूटिलाइज हो रहा होता है। अच्छा सबीन, इसी से हम करें, हम जैसे आपने खुद ही बात कर दी कि एक जो
अब स्पेशली जो न्यूज़ चैनल्स के मॉर्निंग शोज़ हैं उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट, वो जो हम पहले देखते थे कि सीजनड एंकर्स जो शायद न्यूज़ एंकरिंग से या न्यूज़ कास्टिंग से जिनका ताल्लुक़ रहा हो और वो फिर बैठ के शो करे होते थे, और जो इंटरटेनमेंट चैनल्स होते थे उस पर भी वेरी सीजनड एक सर्टन एज की जो शायद खुद भी मैरिड है, अपने बड़े बड़े बच्चे हैं और उस हवाले से तजर्बात ख़वातीन से रिलेटेड करी होती। बट देन व्हेन यू एंटर्ड दिस फील्ड तो क्या वो प्रेशर फील हुआ, क्योंकि जो आप एक गैप फिल इन करने के लिए आई थी, देयर वाज अ वेरी डिफरेंट डोमेन, यू वर वेरी यंग व्हेन यू स्टार्टेड दिस, तो क्या वो प्रेशर था कि पहले जो करे वो तो इतने सीजन या ये वो, हाउ वुड यू बी एबल टू डू दैट? अच्छा मरियम, मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रही हूँ बहुत सारी चीज़ों में, मैं कंसिस्टेंट भी रही हूँ, मेरी मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा काबिल लोग हैं जिनसे मेरी अक्सर मुलाकात भी हो जाती है, और वो लोग एज अ गेस्ट भी मेरे पास डेली बेसिस पे, क्योंकि हम एक दिन में 8-8 सेगमेंट्स कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम 8-8 लोगों से 8-9 लोगों से डेली हमारी मुलाकात हो रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब लोग, उसमें से बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये भी यहाँ हो सकते थे और मैं भी वहाँ हो सकती थी। सो जो टैलेंट है वो उनमें मुझसे बहुत ज़्यादा है, पर शायद कभी आपकी लक आपका साथ दे देती है आपके टैलेंट और मेहनत के साथ। सो मेरी लक ने मेरा बड़ा साथ दिया बहुत सारी जगहों में कि मुझे राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। पहले K2 की बात की जाए, K2 से उसके बाद मैंने मीडिया तकरीबन छोड़ दिया था, मैं थोड़ा डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ आ गई थी, और मैं थोड़ा सा अपना एक स्टार्टअप था मेरा और एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी तरफ मैं चली गई थी, और मैं आई वाज डूइंग वेल, मेरा कोई इरादा नहीं था दोबारा मीडिया में आने का। बट देन उसके बाद ATV से मुझे कॉल आ गई कि एक शो है, आप उसके लिए आए, तो मैं ATV पे चली गई। पता नहीं रास्ते खुद ब खुद बनते गए। सो ATV पे स्क्रीन से देखकर मुझे PTV ने उठा लिया। PTV ने मुझे कहा कि आप मॉर्निंग शो के एज अ सेगमेंट के लिए आए वहाँ पर। एक गुड न्यूज़ का 5 मिनट्स का सेगमेंट होता था तौसीक हैदर के साथ, मैं वो करने के लिए वहाँ पर गई थी। बट विद इन मंथ्स जो है वहाँ से थोड़ी सी मैंने तौसीक से भी सीखा, PTV से भी सीखा। आप तो पता है PTV तो एक तरह से दरगाह है, वहाँ से मैंने सीखा, तो वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई तौसीक के साथ को होस्ट करने की। तो फिर तौसीक के साथ मैंने को होस्ट किया, और फिर PTV पे मैंने 3-3.5 साल काम किया, और उसके बाद मुझे हम न्यूज़ ने स्क्रीन से मुझे अप्रोच कर लिया। सो इट्स लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रही हूँ इस सारे मामले में, कि मुझे बहुत ज़्यादा वो मतलब ये था कि मेरी मेहनत ज़रूर होती थी, बट मेरे लिए राइट अपॉर्चुनिटीज़ उस टाइम पे होती थी। सो मुझे वो वाला प्रेशर, हाँ वो प्रेशर आपको फील होता है जब आप वाकई एंटर हो जाते हैं अपनी फील्ड के अंदर, एंड देन फिर जब कंपैरिजन्स हो रहा होता है कि वो जिस फलाने चैनल पे वो है, उसके तो होंठ इतने बड़े लगते हैं, तो उसके तो गाल इतने उसका तो गाल चबी लगते हैं इतने ज़्यादा, और वो क्योंकि एक स्क्रीन की अपनी एक अपीयरेंस होती है, एंड देन जब आप नेचुरल स्क्रीन पे आ रहे हैं तो आप समाओ आप फ्लैट भी लगेंगे, आपका फेस फ्लैट लगेगा किसी ना किसी तरीके से। सो हाँ, वो प्रेशर आपको ऑब्वियसली फील होना शुरू हो जाता है कि वो तो पहले से कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया तो अब आपने भी ऐसा करना है। ये चीज़ें ऑब्वियसली टाइम टू टाइम आपको लोगों की तरफ से सुनने को मिल रही है, चैनल की तरफ से कम आपको सुनने को मिल रहा है, लेकिन आसपास के लोग आपको वो चीज़ बार बार करा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ये बात कर रहे होते हैं कि तुमने उसको देखा है, उस जैसा बनने की कोशिश करो, वो तो इतने सालों से वो ऐसे रह रही है तो तुम भी ऐसे करो। आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आप अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं कर सकते कुछ कोई और बनने के लिए। वो भी आज यहाँ पर हैं तो उन्होंने भी बहुत साल लगाए होंगे, मेहनत की है, और उसके बाद उनकी अपनी पर्सनालिटी रजिस्टर हुई है। अब मैं हूँ, मेरी अपनी एक पर्सनालिटी है, अपनी एक आइडेंटिटी है, वो किसी को पसंद आए ना आए, बट बस मैं यही हूँ जो हूँ। एटलीस्ट आपकी यूएसपी तो अपनी है ना, आपकी एक्सक्लूसिविटी तो अपनी है। और अगर हर इंसान अपनी आइडेंटिटी के साथ अपनी जो कोर कैपेबिलिटीज है उसको शाइन करा के सामने रखे, तो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स एवरीबडी एन इंडिविजुअल का जो कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मीडिया में वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यू नो ऑब्जेक्टिविटी वाली एक चीज़ भी आ जाती है, थोड़ी सी लुक्स के ऊपर भी बात आ जाती है, फिर बॉडी शेमिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इस फील्ड में जो आपको कॉन्शियस कराने के लिए अच्छी मरियम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग अक्सर ये कह रहे होते हैं ना कि चैनल की तरफ से आपको प्रेशर होता है, या मैं 3 चैनल स्विच कर करके उसके बाद बीच में भी ज़ाहिर कुछ जगहों पे काम भी नहीं किया है। सो मैंने नहीं देखा कि चैनल की तरफ से इतना प्रेशर आपके ऊपर होता है कि आपकी लुक्स ऐसी होनी चाहिए या आप उसको फॉलो करें तो उस जैसा बने। चैनल हमेशा चाहता है कि आपका एंकर है, सो वो अपनी आइडेंटिटी के साथ आए सामने, ताकि उसकी आइडेंटिटी रजिस्टर हो। ये होता है सोशल मीडिया पे, ये होता है आपके सर्कल में जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, चाहे वो चैनल के अंदर ही हो, लेकिन वो सारे लोग वो रैंडम लोग होते हैं,
और बाज़ औक़ात वो आपके अपने सर्कल के लोग होते हैं जो आपको ये सारी बातें कहना शुरू कर देते हैं। मैंने नहीं देखा कि मुझे कभी बुलाया गया हो K2 में, मुझे कभी बुलाया गया हो PTV में, या मुझे कभी हम पे सिर्फ इसलिए बुलाया गया हो कि ऐसा लगना है तुम्हें। मुझे नहीं लगता। हाँ, हालांकि लेकिन जब मैं चल रही होती हूँ, मैं किसी गैदरिंग में जाती हूँ, या मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखती हूँ, या सोशल मीडिया पे DM चेक कर रही होती हूँ, तो उसमें ऐसे कमेंट्स मिल रहे होते हैं कि आपको तो ऐसे लगना चाहिए स्क्रीन के लिए, आपको इतना मेकअप करना चाहिए था, आज आपका फेस फ्लैट लग रहा था, आज आपकी बेस ऐसी लग रही थी, आज आपका फेस चबी लग रहा था, आपने कंटूरिंग ठीक नहीं किया, अपने मेकअप आर्टिस्ट को गए अपने हेयर स्टाइल ठीक करे। तो मैंने कहा इतनी बातें तो ना मेरे पास टाइम होता है नोट करने के लिए, और ऑनेस्टली मैं तो दोबारा मुड़ के शायद उस तरह से टाइम नहीं होता हम लोगों के पास कि हम पूरे शोज निकाल के दोबारा देख रहे होते हैं आज हमारा हेयर स्टाइल कैसा था। कुछ भी आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपके शो की रेटिंग है, आपको लोग देख रहे हैं, दैट्स इट, वो चीज़ मैटर। और सबसे बड़ी बात रेटिंग से भी ज़्यादा, क्योंकि रेटिंग भी आजकल कुछ चल गया कुछ नहीं चल रहा, तो एक बात है, वो भी कोई इतनी बात नहीं होती। आप खुद सेटिस्फाइड हैं कि आपने मेहनत की, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आई थिंक दैट इज़ ऑल मैटर्स। तो सबीन, क्या आपको लगता है कि जो आपके मेल काउंटर पार्ट सब जैसे आपको होस्ट करते हैं, पहले आप तौसीक के साथ करी थी, अभी भी आप कर रही हैं, तो क्या उनको भी ये वाला प्रेशर फेस करना पड़ता है? क्योंकि मुझे लगता है जब एक कंटेंट, स्पेशली अगर कोई चंक आपके शो का या किसी भी शो का सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो मोर देन द गाय, मतलब कंटेंट और मेल से ज़्यादा वो चीज़ कमेंट्स उस पर आ जाते हैं कि जो फीमेल है उसने पहना क्या हुआ है, उसने बाल कैसे किया है, जिस तरीके से आपने बात किया। हाउ डू यू सी दिस डिस्क्रिमिनेशन? somehow I think you're right कि हाँ ज़्यादा ये चीज़ें देखी जा रही होती हैं, और मेरे भी कुछ ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जिनको ये होता था कि ज़्यादा ये देखा जा रहा होता है कि पहना क्या है, क्योंकि ख़वातीन देख रही होती हैं उस टाइम पे, तो ख़वातीन आपसे रिलेट कर पाती हैं कि आपने ज्वेलरी क्या पहनी है, और फिर ज़ाहिर है उस तरह के कमेंट्स। अच्छा, ये बात सच भी है एक तरह से कि जो वाकई ये हमारा एक जनरल परसेप्शन बन चुका है कि हम ये देख रहे होते हैं आज इयरिंग कैसा पहना है, आज नेकलेस कैसा पहना है, आज कौन से ब्रांड। ट्रस्ट मी मरियम, मेरे पास इतने DM आते हैं, मैं अभी अपना फ़ोन, मुझे लोग सबसे ज़्यादा आपने ड्रेस कहाँ से लिया, हालांकि कोई कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, मैं इतने पैसे कपड़ों पे इन्वेस्ट करती ही नहीं हूँ, करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, उसका फ़ायदा नहीं होता। अब ये लोगों को समझ नहीं आती कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आप बाद में अगर कभी ये गलतियाँ आप कर देते हैं और बाद में आप सोच रहे होते हैं ये आपने क्या, क्योंकि मैंने ऐसी गलतियाँ की हैं कुछ, और अब मैं इन्वेस्ट नहीं करती। तो वाकई लड़कियां पूछ रही होती हैं ये आपने ड्रेस कहाँ से लिया, क्या आप ये ड्रेस गिफ्ट कर देंगी, आपने ज्वेलरी कहाँ से ली। सो ये वाली चीज़, कभी फिर फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम जो कंटेंट करें, जिसके लिए इतना मेहनत करके जो बात करें, उसको कोई क्यों नहीं सुनता। उसको सुनो, हमने मेहनत की, हमने रिसर्च की है, और हमारा तो शो भी ऐसा है कि 8 सेगमेंट्स है, उसमें पॉलिटिक्स पे भी बात हो रही है, उसमें सोशल इशू पे बात हो रही है, उस पर इकोनॉमी पे भी बात हो रही है, उस पर स्पोर्ट्स पे भी बात हो रही है, म्यूजिक पे भी बात हो रही है, और हर सेगमेंट इतनी रिसर्च आपसे मांगता है जो कि हम डेली बेसिस पे जुड़े होते हैं और हम काम कर रहे होते हैं। सो इट्स लाइक कि लोग उसको इतना एक्नॉलेज वाकई लड़कियों के एंगल से नहीं कर रहे होते, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। मेल्स को भी चीज़ फेस करनी पड़ती है। अच्छा, मेरे साथ काफ़ी लोगों ने काम किया है, और अक्सर पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट ये लोगों ने लोग कॉम्प्लेक्स डालते हैं ये वाला, और लोग ये बातें करना शुरू कर देते हैं, प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं, जी कलर कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, कलर कॉम्प्लेक्शन मैच होना चाहिए। क्यों मैच होना चाहिए? हर रंग खूबसूरत है, हर इंसान, वही आपने जो बात की, आप इंडिविजुअल हैं, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी है, और हर रंग, अगर हर किसी ने एक जैसा हो जाना है कॉम्प्लेक्स, तो फिर ऑब्वियसली सब में आप किस तरह से अपने आप को स्टैंड आउट करवाएंगे। सो हर मतलब, तो आपने क्यों, आपके साथ जो को होस्ट है, चाहे वो कोई भी है, इनफैक्ट गेस्ट की भी अक्सर बात हो, सो लोग अच्छा जी ये 2 लोग, मैं क्योंकि कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होस्ट कर रही होती हूँ, वहाँ पर भी अक्सर ऐसा होता है कि साथ वाले को ना मतलब देख के आप लेंगे कि कॉम्प्लेक्शन कैसा है एंड ऑल दैट, तो वो मेल्स में भी प्रेशर आता है। और इसी तरह से ये प्रेशर मेल्स पे नहीं फीमेल्स पे भी अक्सर आता है कि अगर मेल होस्ट आपका गोरा है तो फीमेल पे भी ये प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि जी आपने भी गोरा होना है, क्योंकि आप इकट्ठे कैसे पेयर कैसा दिख रहा होगा, हाँ, वो वाली चीज़। और ये सारा क्रिटिसिज्म आपके ऊपर सोशल मीडिया से ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है सोशल मीडिया से कि ये साथ क्या लग रहे हैं और ये क्या हो रहा है। अच्छा, तो सबीन को पर्सनली सोशल मीडिया के नेगेटिव कमेंट्स या टॉक्सिक कमेंट्स कितना बॉदर करते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ सबीन, ये जो
जॉब इन अ मीडिया वाली इट्स रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी में फेजेस चल रहे होते हैं. हर दिन एक खुशी वाला दिन नहीं होता, कुछ बहुत ऐसे सारे दिन भी होते नहीं होते जब आप लो कुछ फील दिन कर रहे आपके होते हो खुशी वाले दिन होते हैं. ये भी मैं ज़रा इसको भी रजिस्टर करवाऊँ कि नहीं. लेकिन जब आपका कैमरा ऑन हो जाता है, जब आप सेट पे पहुंच जाते हैं, तो आपने तैयार भी होना है, आपने कपड़े भी पहने हैं, आपने अपने चेहरे पे वो मुस्कुराहट भी रखनी है, और फिर आपने लोगों से एक पॉजिटिव तरीके से बात भी करनी है कि आपकी जो एनर्जी जा रही हो वो पॉजिटिव हो. तो हाउ डिफिकल्ट इज दैट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ऑनेस्टली मरियम. बहुत सारे लोग जो ऑन स्क्रीन काम करते हैं वो रिलेट कर सकते होंगे, और आप खुद रिलेट कर सकती हैं कि क्या इस तरह से होता है. बाज़-औक़ात किसी चीज़ पे आप फ्रस्ट्रेट हुए हैं लेकिन कैमरा ऑन हो गया है, तो यू हैव टू एक्ट लाइक नथिंग हैपेंड. और मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं. ज़ातियात को आपने बिल्कुल साइड पे छोड़ना होता है, और एक आपने वो प्रोफेशनल मोड ऑन करके बिल्कुल एक अपना अलग तर्ज दिखानी होती है लोगों को. और आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द जॉब. अगर आपने साइन अप किया है इसके लिए और आपने है कि आपको करना है ये, सो इट मीन्स कि आपको ऑब्वियसली ये आपको सीखना चाहिए, और ये भी विद ट्रेनिंग ही ये चीज़ आती है. क्योंकि बाज़-औक़ात वाकई आपका दिन बुरा होता है और वो स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो आपकी जॉब वही है. आप ऑफियर काम नहीं कर रहे कि बैठे हुए हैं 10 मिनट आपने हेड डाउन कर लिया, आप किसी और रूम में जाके बैठ गए, आप वर्क फ्रॉम होम आपने कर लिया. हमारे पास ये मार्जिन नहीं होता. कहती हूँ बिल्कुल सिंपल. अब जैसे अगर आपकी कोई और जॉब है, तो कुछ ऐसे दिन हो सकते हैं जहाँ पे शायद आप इतनी एफर्ट करके तैयार होके ना जाए हो, ना गए हों, आपने मेकअप ना किया, आप उसके बगैर भी जाके जो आपका काम है वो तो आप प्रॉपर तरीके से कर रहे होते. बट यहाँ पे तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, मतलब ये तो है ही है कि आपको स्माइल करना है, आपको हंसना है. तो कभी ऐसा हुआ ज़िंदगी में कुछ ऐसा फेस चल रहा हो जहाँ प्रॉब्ली वाज वेरी डिफिकल्ट, बट देन अगेन क्योंकि काम है, आपने रोज़ उठना है, आपने जाना है, आपने करना है. बहुत सारे फेजेस होते हैं मरियम. मैं तो काफ़ी ज़्यादा वोकल भी हूँ इस हवाले से, और सोशल मीडिया पे जो लोग मुझे फॉलो भी करते हैं कि मैं तकरीबन ज़्यादातर टाइम में एंशियस रहती हूँ. मुझे एंजाइटी होती है, मैं डिप्रेशन के फेज़ में बहुत मरतबा जाती हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि मेरे अंदर वो एनर्जी कहाँ से आती है. कि मैं ऑनेस्टली इस बात का जवाब मैं अक्सर नहीं दे पा रही होती कि पता नहीं मेरे अंदर वो एनर्जी कहाँ से आ जाती है कि मैं काम कर लेती हूँ. शायद अल्लाह की तरफ से होता है कि वो सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद नहीं करता और आपको हिम्मत देता है. सो वो हिम्मत मेरे अंदर रहती है कि मैं अपना काम कर लेती हूँ. लेकिन जैसे ही शो ख़त्म होता है तो जो मेरे ऊपर वो वाला फेज़ होता है, मैं वापस अपनी जोन में आती हूँ. अच्छा. और उसके बाद आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा. तो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐसे फेजेस आते हैं, और ये मैं सोशल मीडिया पे अक्सर शेयर करती हूँ. मैं बहुत वोकल हूँ इस बारे में, क्योंकि आपको बात करनी चाहिए. आपको ये बताना चाहिए लोगों को कि अगर आप हर वक्त स्क्रीन पे हंसते हुए आ रहे हैं, या किसी भी फील्ड में, हर फील्ड रिस्पेक्टेबल है और हर कोई मेहनत करे अपनी फील्ड में. सो अगर आप आ रहे हैं, डजंट मीन कि जो आप कोई दिखा रहा है वही बस सच है. उसके पीछे बहुत कुछ होता है. हम सब इंसान होते हैं और हम इन सारे फेजेस से गुजरते हैं. ये नॉर्मल होता है हर एक के लिए. आप सब कभी स्ट्रेस में होते हैं, कभी एंशियस होते हैं, कभी डिप्रेस भी होते हैं. सो डिप्रेशन आम बात नहीं है, ऑब्वियसली इसको आम लेना भी नहीं चाहिए. आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए. बट ये सारे फेजेस आपके ऊपर आते हैं, और हम वही हैं जो लोग हमें देख रहे हैं अपने घर बैठ के स्क्रीन पे. वो हम आप लोगों जैसे हैं. मैं हमेशा ये चीज़ बता रही होती हूँ, कोई डिफरेंस नहीं होता. ये सिर्फ बातें होती हैं कि भाई एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, या इनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता. इनकी तो बिल्कुल फिट लाइफ है, मतलब क्योंकि वो स्पार्टली अच्छे ग्लिटरी पार्ट्स देख रहे होते हैं, तो उनको लगता है सब फिट है. कोई इनकी वार्डरोब भी करा होगा. डोंट यू थिंक कि ये ज़्यादा इसमें जो ये नुकसान किया है और ये परसेप्शन बनाया है, ये हमारे इन्फ्लुएंसेस ने भी बनाया है. एग्जैक्टली. मैं ये कहती कि, और इसी बात का आपको क्रेडिट भी दूंगी कि आपने जिस तरीके से कहा दैट यू आर वोकल अबाउट दीज थिंग्स. तो आप सोशल मीडिया पे अपना वो वाला साइड, अपना रियल साइड, जो एक सबीन वो टीवी पे देख रहे होते वो नहीं, बल्कि वो सबीन जो असल ज़िंदगी में है वो भी आप दिखा रही होती. तो आई थिंक दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई कुड टोटली रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप अपनी डिस्कशन भी में भी बात करी थी. मतलब लिटरली मुझे भी लगता है जो मेरे फेजेस में जो सोशल मीडिया पे सबसे ग्लोरी वाला फेज था सबीन, आई थिंक वो मेरा पर्सनल ज़िंदगी में सबसे डाउन फेज था. और शायद मैं उसी वैलिडेशन के चक्कर में आई वाज पोस्टिंग मोर, और एक आपको हो रहा होता है तो वहाँ से चलो नंबर्स भी आ रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन भी आ रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए तो भूल जाते हो, बट वो थोड़ी देर बहुत टेम्परेरी होती है. उसके बाद यू गेट बैक टू द सेम जोन. ऐसे ही होता है. है. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दैट, और अपना जो आसपास जो राइट
अच्छा सपोर्ट है जो एक्चुअली आपकी मदद करके आपको बाहर निकालना चाहते हैं, वो सपोर्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है. यू शुड हैव सच फ्रेंड्स, ऐसे कॉलीग्स होने चाहिए, ऐसे आपकी फैमिली में कुछ लोग होने चाहिए जिनके साथ आप उस तरीके से बिल्कुल मरियम. और ऐसे में मुझे लगता है कि जिन लोगों की फॉलोइंग है, जिनके पास प्लेटफॉर्म है, मैं ये कहूँगी फॉलोइंग भी डिफाइन नहीं करते, बस जिसके पास प्लेटफॉर्म है, वो आपके पास इन्फ्लुएंस की कैपेबिलिटी है, सोशल मीडिया पे है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, वो कहीं पर भी है. बट अगर आपके पास वो प्लेटफॉर्म है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. मैंने ईद पर देखा कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट सबको पता है मैं किन की बात करूँगी. कुछ भी ईदी के लिए पैसों के गुलदस्ते दे रहे हैं अपनी बीवियों को, एंड देन वो आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, एंड देन वो सरप्राइज एक्ट कर रही हैं. आपको पता है इन्फ्लेशन और क्या हालात हैं हमारे मुल्क के, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से एक मर्द के ऊपर भी ये प्रेशर है कि उसने अपने माँ को भी खुश रखना है, अपनी बीवी को भी खुश रखना है, अपने बच्चों को भी खुश रखना है. कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेम ऑब्वियसली खवातीन के ऊपर भी है जो कि वर्किंग वुमेन है, और ऑब्वियसली सिंगल मदर्स भी हैं हमारे सामने बहुत सारी. अब मैंने वो देखा 5 लाख रुपए ईदी दे रहे हैं, उसमें से एक इन्फ्लुएंसर ये कह रही हैं कि 1 लाख आप मुझे दे दें बस, बाकी 4, आई मीन 1 लाख. कितने लोग आपको देख रहे हैं, कितनी बच्चियां आपको देख रही हैं घर बैठे, जो कि ईद पर एक जोड़ा सिलवाने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, या उनके पेरेंट्स को वो जोड़ा दिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, या शायद वो अपना पेट मार के किसी तरीके से इतना जोड़ रहे हो कि हमारे बच्चे या किसी का कुछ बन जाए ईद के मौके पे, एक वो चीज़. मरियम, पेरेंट्स खुद कपड़े नहीं बनाते कि हमारे बच्चे जो है वो नए कपड़े ईद पर पहन ले. वहाँ पर आपकी मिलियंस में फॉलोइंग है, ये दिखा रहे हैं आप लोगों को. लेकिन सभी ये तो आपको एथिकल कंसिडरेशन वाली बात कर रही हैं, बट आई एम वेरी सॉरी टू से वी एज अ सोसाइटी लैक दैट. हमें अभी वो एम्पैथी भी नहीं है कि हम लोगों के साथ रिलेट कर सके, और वो जो एथिक्स वाली बात है वो भी हम उस तरीके से नहीं सोचते. यू वेरी राइट, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने तो अब लिटरली पहले टिकटॉक किया था, बट फिर मैंने उसको बिल्कुल ही वो कर दिया क्योंकि मुझे उसको देख के एंग्जाइटी होना शुरू हो गई, और मैंने कहा कि ये कौन सी दुनिया है, ये कहाँ के लोग हैं, ये क्या है. बट अनफॉर्चुनेटली इवन इफ़ यू लुक एट द नंबर्स एट द मोमेंट, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो आपका प्लेटफॉर्म फेमस है दैट इज़ योर टिकटॉक. लोग उसके ज़रिए न्यूज़ कंज्यूम करना शुरू हो गए. मतलब आप इमेजिन करें जो टेलीविज़न चैनल्स जिनको एक हम कहते हैं कि ऑथेंटिकेशन वाली जो न्यूज़ है, ऑथेंटिक जो चीज़ें आपको पहुँचाने वाली, वो भी अब उन्होंने टीवी चैनल छोड़ के, ट्विटर छोड़ के टिकटॉक के ज़रिए कर रहे हैं. तो आई थिंक ये हमारी कौम-कालमियाँ है. बहुत ज़्यादा है मुझे, और ये हमारी गलती है, ये लिटरली हमारी गलती है. एज अ सोसाइटी इट्स आवर फॉल्ट. बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि हमने वो चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं, ज़्यादातर वो चीज़ें लोग दिखा भी रहे होते हैं. हम इस चीज़ को भी देखें, आप वही जो मैं जिनकी बात करी उनके ही आप यूट्यूब पे जाकर देखें तो आपको लाखों में मिलियंस में आपको फॉलोइंग है, आपको व्यूज़ मिलेंगे कि कितने लोगों ने उसको देखा है. कंटेंट बना रहे हैं कि सरप्राइज गिफ्ट्स एंड ये वो, मैं कहती हूं फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अपनी दिखा रहे होते हैं कुछ. मुझे ऐसा लगता है कि मे बी हम बहुत डिप्राइव भी हैं बहुत सारी चीज़ों से, और वो काफ़ी ज़्यादा वो ऑडियंस है जो कि डिप्राइव्ड है, और वो वहाँ जाकर देख रही होती है कि हाँ ये दुनिया भी होती है. तो उनके लिए शायद एक फैंटेसी वर्ल्ड है, और उसी चीज़ से वही वीकनेस जो है उससे ये सब खेलते हैं, और उसके बाद ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं कि वही ज़्यादा ट्रैफिक है जो कि आ रही होती है. कोई एक शख्स जिसकी ज़िंदगी में वाकई उसके लिए बहुत नॉर्मल है ऐसी चीज़ कि किसी के हस्बैंड ने उसे कुछ दे दिया, किसी के अब्बू ने उसे कुछ दे दिया, पहली बार उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है. नंबर 1 वो लोग नहीं दिखाते, ट्रस्ट मी, वो लोग नहीं दिखाते जो रेगुलरली जिनकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा होता है. और वो अगर कोई किसी को दे भी रहा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड. उनके लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल है, वो इतनी नॉर्मल है कि वो वहाँ से लिंक क्लिक करके यूट्यूब पे जाकर और उसके बाद वो पूरा व्लॉग देखेंगे और उसके नीचे कमेंट करेंगे. दे डोंट हैव टाइम, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ट्रस्ट मी. सो ये यहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हम लोग लैक करते हैं. हम इसको पूरी नहीं करें किसी भी तरह से, और हम सबको इस पे बात करनी चाहिए. मैंने खुद अपने शो पे इस पे बात की, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर ही मैंने बात किया कि मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, हम किधर जा रहे हैं. कैसा रिस्पॉन्स होता है नॉर्मली अगर आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ इस तरीके से बात करें तो? कुछ के साथ जब मैंने बात की तो ये बात होती है, वो कहते हैं जी हमारे ऊपर प्रेशर बहुत होता है कंटेंट बनाने का, कि अगर आप ऐसा कंटेंट नहीं बनाएंगे तो आपको लोग देखेंगे नहीं, और जाहिर है आपके अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो उनकी ब्रेड एंड बटर है, वो उससे पैसे अर्न नहीं कर रहे होंगे. ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि सब ऐसे, बहुत सारे हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट भी हम देख रहे होते हैं. कैसे वो शिराजी विलेज और ऐसे बहुत सारे जो कि अब मतलब अपने घरों के अंदर बैठकर वो ऐसे व्लॉग बना रहे हैं जो बहुत ऑर्गेनिक कंटेंट होता है. वो कुछ फेक नहीं होता, कुछ बनाया कुछ दिखावा उसके अंदर नज़र नहीं आ रहा होता.
अब वो जो प्रेशर वाली बात कर रहे थे उनको फिर मैंने यही एग्जांपल दी कि आपने क्या ये वाले व्लॉग्स देखे, कुछ 2-3 मैंने व्लॉगर्स के नाम दिए, मैंने यूट्यूबर्स के नाम बताए जो कि अपने घर में एक आम से मोहल्ले में बैठकर अपने एक नॉर्मल घर में, जो कि हर दूसरे बंदे का घर है यहाँ पर, जैसा घर है, हर कोई बड़े बड़े घरों में नहीं रहता, और हर एक के लिए उसका घर ही बड़ा होता है और वही खूबसूरत है। सो जब वो उनके व्यूज हैं, मिलियंस में उनके व्यूज हैं, आपके ऊपर कंटेंट करके आप वो वाली ऑडियंस भी तो अपनी तरफ ला सकते हैं। और आई थिंक आजकल मतलब सोशल मीडिया के बरक्स अगर आप देखें तो असल ज़िंदगी में भी शायद आपको वही लोग शाइन करते हुए नज़र आएंगे जो अपना एक ऑथेंटिक टच सामने दिखा रहे होते हैं। वरना मुझे लगता है कि इतना प्रेशर आम इंसान पे भी आया हुआ है कि उसने फेक करना है, उसने एक सर्टन लाइफस्टाइल लोगों को दिखाना है कि मेरा है, हालांकि उसका नहीं होगा, नहीं होता। तो उसने वो चीज़ें अडॉप्ट करनी है, कुछ पेयर प्रेशर या ये वो के मतलब एक पूरा फसाड उन्होंने एक बनाना होता है कि ये वो फसाड है जो बिकता है, ये वो फसाड है जिसको लोग पसंद करते हैं, ये वो फसाड है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। अब वो देखिए ना, प्रेशर हाँ सोशल मीडिया से ट्रिकल डाउन करके वो असल सोसाइटी में भी वही बात है मरियम। देखिए ऑडियंस तो हर तरह की है ना आपके पास, अब कुछ आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, आपका कंटेंट वो देखा जाता है ना। अब आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करें जो कि डिप्राइव्ड है, जो कि देखना चाहती है, उसके लिए बहुत आप खुद ऐसा कंटेंट बना के उस टारगेट को, उस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बाकी के लोग जो कि चाहते हैं कि उनके साथ ऑडियंस रिलेट कर सकती हो, वो वैसा कंटेंट बनाते हैं जो कि रिलेट करता हो, वो उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। सो ये आपकी चॉइस है, इसमें प्रेशर की बात नहीं। अब जो लोग कहते हैं प्रेशर है, दे आर रॉन्ग। आप यही दिखाना चाहते हैं और आप उसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। सो फिर आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, आप खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। राइट। अच्छा सबीना, अगर थोड़ी सी ये बात करें कि बचपन में हर किसी के एक अपने ड्रीम्स होते हैं ना कि हम बड़े होकर ये करना चाहते हैं या ये बनना चाहते हैं। आपका क्या ड्रीम था? क्या हमेशा से एक टीवी या मीडिया माइंड में था, या कुछ और जैसे टिपिकल होते डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई इस तरह की चीज़? कभी नहीं डॉक्टर इंजीनियर। मेरी अम्मी को इतना शौक था, बिकॉज मैं इकलौती बेटी, तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि जी, क्योंकि पहले, अब जाहिर है अब आजकल के बच्चे तो इस मामले में बड़े ब्लेस्ड हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर इंजीनियर उनकी तरफ नहीं जा रहे, वो चॉइस दे रहे होते हैं। अच्छा मेरी अम्मी को तो यही था कि मैंने तो डॉक्टर बनना है, मतलब मेरे पेरेंट्स को यही था कि मैंने, उनकी ख्वाहिश भी ये थी, और जाहिर बातों से मुझे प्री मेडिकल रखवा दिया। अच्छा। और मैं पढ़ाई में ऑनेस्टली मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। मैं सही बात बता रही हूँ, मैं आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, मुझे पढ़ने का शौक नहीं है उस तरह से। और वो केमिस्ट्री बायोलॉजी वो मुझे समझ ही नहीं आती, केमिस्ट्री तो मेरे ऊपर से गुजर जाती, बिकॉज मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं हमेशा से मैं इंटरेस्टेड थी कि कहीं पे बोलने का मौका मिल जाए। अच्छा। बोलने का बहुत शौक था, अभी देख भी रहे होंगे आप, बट बोलने का मतलब वो बचपन से था। ठीक है। वो बचपन से शौक था, तो मुझे होता था कि मैं स्टेज पे मैं रहूँ हर वक्त और मैं बोलती रहूँ, या मैं कोई ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँ। सो वो वैसे बच्चे को आप अगर प्री मेडिकल रखवा दें तो उसका क्या हाल होता है, ये भी वो हाल है फिर। सो फिर मैंने ऑनेस्टली, मुझे भी याद है केमिस्ट्री में 2 नंबर से पास हुई थी, लाइक 2 मार्क्स का मार्जिन था, दैट्स इट। एंड देन मैंने उसको पास किया था। तो एडमिशन तो बहुत दूर की बात है। एंड देन दे वर लाइक कि हम प्राइवेट भी करवा देते हैं, तो ये होता है। मैंने कहा मेरा बस डॉक्टर बन लो। मैंने कहा नो, मैंने उसके बाद मेरी एक स्कॉलरशिप हो गई, शुक्र है, मैं इसलिए कहती हूँ वो सही टाइम पे होगी। स्कॉलरशिप हो गई, फिर मैं US चली गई। तो मैंने वहाँ पर जाकर थोड़ा सा मीडिया के बारे में पढ़ा भी, क्योंकि वो उसमें मीडिया भी उसका एक छोटा सा पार्ट था। सो वो कोर्स मैंने कंप्लीट किया, तो मेरा दिमाग और ज़्यादा खुला। और जब मैंने वहाँ के कुछ मीडिया आउटलेट्स, उनको मैंने विजिट किया, वहाँ के कुछ लोगों से मिली, तो मेरे अंदर और ज़्यादा वो चीज़ आ गई कि जो मुझे स्क्रीन पर आना है। और मुझे हमेशा से ही यही शौक था कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले। अच्छा। अब वो चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो टीवी का हो, कि मैं वहाँ पर जाकर ऑडियंस को फेस करूँ और मैं अपनी बात आगे कर सकूँ। सो मैं हमेशा से इसी, मेरा इंटरेस्ट ही है। तो मैं वापस आई, भी मैंने थोड़ा स्टैंड लिया अपने लिए, और मैंने मैथ्स कॉम में एडमिशन लिया। अच्छा। अपनी ही फील्ड में मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने यहीं जाना है। क्योंकि आपके माइंड में जब क्लैरिटी आ जाती है ना, सो वो क्लैरिटी, एक तो क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त या बहुत सारे यंगस्टर रिलेट कर सकते हो कि एक क्लैरिटी आना भी कि आपने जाना किधर, आपने करना क्या है, ये सबसे बड़ा मसला होता है। क्योंकि लोग पूरी डिग्रीज कर लेते हैं और उसके बाद उनको उस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि ये तो हमारे लिए था ही नहीं, ये तो हमने ऐसे ही बैचलर्स इसमें कर लिया क्योंकि शायद अम्मा अब्बा ने कह दिया या दोस्त उसमें जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम तक उनको उस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती कि उनका फोर्टे क्या और वो खुद क्या करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। सो आई वुड से यू वर लकी इन दैट रिगार्ड। जब आप बाहर भी गई, US गई, आपने एक दुनिया देखी, अपॉर्चुनिटीज़ देखी और समझ आई कि अच्छा ये कुछ रिलेटेबल सा लग रहा है, यहाँ पे शायद मेरी वाइब मैच करी, एंड यू नो दिस इज समथिंग दैट आई शुड बी
doing? मैंने मैस कॉम किया और उसके बाद भी मरियम एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपके पास जब आपको अपॉर्चुनिटीज़, आपको अपनी ग्रोथ नहीं नज़र आ रही होती उसी फील्ड में जो आपको पसंद है, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ शायद आपको थोड़ी कम दिख रही हो. ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इट मैटर्स अ लॉट. क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं तो एट एंड ऑफ द डे यही होता है कि आप, ये होता है कि आप, तो फिर मैंने भी बीच में छोड़ दिया. मैंने कहा मैंने स्क्रीन पे आना ही नहीं है. इसके बाद मेरे माइंड में यही था कि मैंने स्क्रीन पे नहीं आना, मैंने क्या करना है. क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रोफेशनल मैंने अपनी एक ज़िंदगी शुरू कर दी थी डेवलपमेंट सेक्टर की, और बड़ी आई वाज हैप्पी, आई वाज अर्निंग, और मैंने कहा यार बस यही है. लेकिन बस देन अगेन मुझे ये लगता है कि जब आपके दिल में, क्योंकि हमेशा ये चीज़ तो दिल में रहती थी ना कि जो करना चाहती थी वो नहीं कर रही मैं अभी. सो वो जब आपके दिल में एक चीज़ होती है ना, तो उसके बाद आपके लिए अल्लाह अपॉर्चुनिटीज़, तो फिर जैसे ही आपको पता चलता है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी ना भी हो, तो आप उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि अब कुछ ना कुछ तो है, आगे देखेंगे. तो मेरा ख्याल है मैंने भी प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और मैं गई. और ट्रस्ट मी, मैं कोई विद इन अ मंथ्स PTV पे गई, विद इन अ मंथ्स को होस्टिंग शुरू कर दी मैंने एक सेगमेंट से. और फिर फिर ऑब्वियसली टाइम लगा रजिस्टर होने में, एंड देन फिर अभी मैं हूँ जहाँ पर हूँ. तो ये कि अगर आप नियत साफ रख के चल रहे हो तो रास्ते खुद ब खुद आपके लिए जो और है अभी वो मुझे खुलना लगता है शुरू ये हो सिर्फ जाते हैं. शुरुआत है. इट्स जस्ट It's ट्रस्ट मी. मुझे अभी भी ये लगता है कि पता नहीं हर दिन ये लग रहा होता है वो अंदर आपकी एक हंगर मुझे नहीं पता हर किसी के अंदर होती है, हर किसी के अंदर नहीं होती नहीं है, और होती. ये होनी चाहिए. और अगर आपके अंदर ये हो, और मतलब आपको खुद पता हो कि आज जो किया मैं इससे भी बेहतर कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा कर सकना चाहिए, तो आई थिंक दैट इज़ द अर्ज दैट टेक्स यू टू प्लेसेस, और आपको आगे बढ़ने पे यही चीज़ मजबूर कर रही होती है. बहुत सारे लोग होते हैं, आई पर्सनली सीन, कुछ अरसा काम किया होता है, शायद 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है, या शायद इससे भी कम 1-2 साल का होता है, और उनको लगता है कि उन्होंने दुनिया फतह कर ली है, they've conquered the world, और वो अपने आप से इतना खुश हो जाते हैं और इतना सेटिस्फाइड होते हैं. और मैं लिटरली सोच रही होती हूँ कि कैसे मतलब हमें तो लिटरली लग रहा होता है ना कि एवरी डे स्टिल अ स्ट्रगल, पता नहीं क्या कर लिया है. शायद बाहर के लोग आपको कुछ रियलाइज करा रहे हो कि आपने ये भी कर लिया, तो बंदा सोचता है अच्छा हाँ, लेकिन अभी भी उस तरह नहीं किया जितना मैं करना चाहती थी या और कर सकते हैं. तो आई थिंक दिस ये ब्लेसिंग है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो अभी भी हंगर है कि आपने बेहतर से बेहतरीन की तरफ आपने जाना है, तो वही आपको आगे रुक नहीं जाते आप कहीं पर. बिल्कुल सही बात है. वैसे सबीन, मुझे अपना वो जो सुबह वाला एक्सपीरियंस है, जो बहुत ही सुबह मतलब अगर लिटरली सुबह आई थिंक 7-7:30 बजे टीवी ऑन करते थे तो वो शो आपका शुरू हो रहा है. आप मुझे रुलाएंगी लगता है. क्या था उसके लिए उठना कब पड़ता था, देख रहे होंगे मुझे कहेंगे. नहीं ऑब्वियसली इफ यू टॉक अबाउट तौसीक हैदर के साथ, वो तो एक बिल्कुल अलग, वो भी मैं आपसे पूछूंगी, ऑब्वियसली वो तो एक एक्सपीरियंस होता है. हाँ, बट देन ये जो रूटीन की बात करती हूँ मैं. उठती कब थी, 7:30 लाइव शो होता था. 7:15 पे यू हैव टू बी इन द स्टूडियो ऑन दिस. ठीक हो गया, आपको सेट पे होना है, सब रेडी है, 10 मिनट्स आपको टाइम लगते हैं, कंटेंट एक दफ़ा देखा, माइक चेक हुए एंड ऑल दैट. 7:15 पे आपको होना है वहाँ पे. मैं सुबह 5 बजे उठती थी. लगातार 3 साल तक मैं डेली सुबह 5 बजे उठती थी, और मैं रेडी होकर उसके बाद मतलब मैं 6 बजे 5:45 घर से निकलती थी, एंड 6:30 के अराउंड, क्योंकि अच्छा खासा मेरे घर से भी डिस्टेंस आ जाता है, सो वो 6:30 के अराउंड में पहुंचती थी, और उसके बाद 7:10 7:15 तक मैं रेडी होती थी. अच्छा, इस दौरान ये हुआ कि कुछ टाइम में आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड होते हैं कि आपको करना है, और ऑब्वियसली जब लर्निंग आपको नज़र आ रही होती है ना, आपको अपनी ग्रोथ नज़र आ रही होती है, तो आप बाकी सारी चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं. ठीक है. सो मुझे उस फेज़ में मेरी लर्निंग नज़र आती थी, मुझे इस फेज़ में मेरी ग्रोथ नज़र आती थी. सो मैंने बाकी सब चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया था. मैंने कहा बस बाकी सारी चीज़ें एज इन मतलब कि आपकी हेल्थ किस तरह से इफेक्ट हो रही है, क्योंकि जब आप उसके बाद भी, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी, उसको भी मैं टाइम देती थी, एंड देन रात हो जाती थी घर आते आते, देन आपके पास सोने का टाइम जो है वो कोई 3 से 4 घंटे तक का रह गया है, तो उसमें जाहिर है आपकी हेल्थ ख़राब हो रही होती थी. सो 2 चीज़ों को पैरेलल लेकर चलने में मुझे एक जो 5 बजे उठने वाली चीज़ है, और उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम देना एंड ऑल दैट, सो उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा बीमार भी कर दिया था. मैं बहुत बीमार हुई थी, मेंटली भी हुई थी, फिजिकली भी हुई थी. और जाहिर है जब आप मेंटली ठीक नहीं है तो वो फिजिकल सिम्टम्स आप दिखने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. आपको एक फेज़ आया जहाँ पर मैंने गेन कर लिया अच्छा खासा. वो बॉडी शेमिंग स्क्रीन पे भी, वो तो अच्छा हाँ, वो तो बिल्कुल अलग कहानी, वो तो चल रही थी साथ साथ. उसके बाद मैंने वेट लूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके ऊपर फेजेस आते हैं. आपको कभी डिप्रेशन है तो आप ज़्यादा खा रहे हैं, अगले दिन की आपको एंजाइटी हो रही है, आप खा रहे हैं. फेज़ है आपके ऊपर, गेन करेंगे आप. एक फेज़ आपके ऊपर है जहाँ पर आपको डिप्रेशन है, आप
खाना पीना छोड़ दिया, वो फेज़ आता है, खाना पीना आप छोड़ देंगे, आप एंशियस हैं नेक्स्ट डे के लिए, सो ऑब्वियसली आप वेट लूज़ करेंगे। ये फेजेज़ हैं, ये आपके ऊपर आ रहे होते हैं साथ साथ। तो मैंने वेट लूज़ भी किया, गेन भी किया इसी दौरान, मैंने वेट लूज़ भी किया इस दौरान। देन आई थॉट के मतलब मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ। फिर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा ब्रेक भी लिया, थोड़ा थोड़ा करके, एंड देन अपने ऊपर थोड़ा सा मैंने काम करना शुरू कर दिया था। सो बहुत मुश्किल फ़ेज़ था मरियम, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर वो फ़ेज़ ना आया होता, मैं उस कंफर्ट जोन से ना निकली होती, मैंने अगर वो स्ट्रगल ना की होती, सो शायद मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी या मैं आगे ना जा पा रही होती। बेहतर अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से एक होता है कि आप जब एक जगह काम कर लेते हैं, 2, 3, 4 साल आप काम कर लिया, उसके बाद आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं, फिर आप ऑब्वियसली वहाँ पर काम करते हैं, फिर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं, वो एक हंगर तो आपके अंदर रहती है, तो एक्सप्लोर करने के पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली वो चीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि इस फेज से सबको गुजरना चाहिए। लेकिन अगर आप सेल्फ मेड बनना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आप खुद से आगे जाएं, तो मुझे लगता है, मैं उस टाइम पे यही बात सोचती थी कि मैं मेहनत कर रही हूँ इतनी, अगर तो मेरे साथ बहुत सारे और लोग हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, मैं एक बेहतर जगह पर हूँ, मेरी ग्रोथ और मेरी लर्निंग है। हो सकता है कोई और मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो ग्रोथ नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ उसको नहीं मिल रही, वो रोज़ वही काम कर रहे हैं और वही काम करके वापस जा रहे हैं, और फिर वो नहीं है कि शायद इसके बाद आप इवॉल्व करके कुछ बेहतर कर पाएंगे। बट आपके चक्कर में ये था, यू न्यू ऑफ कोर्स गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब अगर सक्सेस और आपको एक वो चीज़ चाहिए तो वो आपको प्लेट में रख के तो किसी ने नहीं देनी है, उसके लिए आपको अपना एक वो जो बबल होता है, एक वो जोन होता है, और जो मुझे लगता है एक एज तक हमारे पेरेंट्स ने भी मेंटेन किया होता है, एक हमने अपने आप को भी वो दिया होता है, और अपने आप को उस हद तक तो सस्टेन करने की कोशिश बंदा शुरू कर ही देता है कि ठीक है अब इतनी लग्जरी तो मुझे अफोर्ड करनी चाहिए, मतलब इतना तो मेरे लिए सुकून होना चाहिए। बट उसके बजाय आपने प्रेफर किया कि नहीं, मैं थोड़ा इससे हट के, जब बाकी पूरी दुनिया फॉर इंस्टेंस सो रही है तो आप उठ के तैयार हो रही है और आप जा रही हैं और आप कर रही हैं कि मैंने इतना कुछ मिस किया अपनी ज़िंदगी में। मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा काम यूनिवर्सिटी लाइफ में ज़ाहिर काम कर ही रही थी, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी जब मैं K2 पे मैंने स्टार्ट किया था काम करना। सो अब आपके फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं एंड देन आप नहीं जा पा रहे बिकॉज आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट है और आपको यू हैव टू बी देयर, आप नहीं जा सकते, लेकिन बाकी सबके पास मार्जिन है कि वो जा सकते हैं। इनफैक्ट आज तक ऐसा होता है, आज तक ऐसा होता है कि मतलब आपके इर्द गिर्द लोग हैं, दे प्लानिंग एंड दे गोइंग, और वो ऑब्वियसली उनके ज़िंदगी में भी एक मुश्किलात तो हर की तो ऑब्वियसली, लेकिन ये होता है कि कम से कम उनको एक चांस मिल रहा है कि वो कहीं जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए एंड देन वो थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। आपके पास वो मार्जिन भी नहीं है, और मैं इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिस करती हूँ। एंड देन फिर मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें कि आप कहाँ पर हैं, और उसके बाद आपके पास कितनी बेहतर चीज़ें हैं। वो ब्लेसिंग्स काउंट करते हुए ना आप बहुत सारी चीज़ें फिर आप मज़ीद करने की कोशिश कर रहे होते हैं साथ साथ। बट अगेन बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस की। मेरे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स मुझे जब मिलते हैं, तो अभी भी जब मिलते हैं मुझे बताते हैं कि वो हम वहाँ पर गए थे और तुम वहाँ पर नहीं गई थी, और किस तरह से वो चिल कर रहे थे, किस तरह से वो शाम तक यूनिवर्सिटी में थे, बिकॉज वो एक अलग फेज़ होता है, वो चार्म होता है यूनिवर्सिटी लाइफ का भी, कि आप इंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम। और एक बिल्कुल उस टाइम पे मैं यहाँ पे K2 में होती थी, और हम प्रैक्टिस कर रहे होते प्रॉम्प्टर की, और अक्सर ज़ाहिर है हमारे मेंटोर्स हमारे साथ होते, गाइड कर रहे होते थे, हम डांट भी खा रहे होते थे अक्सर। उस टाइम पर लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, हम कर भी सकें। देन आज चीज़ें याद आती हैं कि वो डांटे ना होती, या वो टाइम अगर वो चीज़ें सेक्रीफाइस ना की होती, तो शायद ये कुछ ना होता जो आज बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे जैसे आप थोड़ा ग्रो करते जाते हैं ना, जब आपकी एज थोड़ी ज़्यादा होती जाती है, तो ईगो के ज़ुमरे में नहीं डालूंगी, लेकिन फिर आपकी एक वो बनना शुरू हो जाती है जहाँ पे शायद आप इतना एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहते, आप फेलियर से भी नहीं गुजरना चाहते, क्योंकि आपको होता है अब तो इतना एज भी, इतना वो भी, अब उस पूरी ड्रिल से बंदा क्यों गुजरे। बट अगर जितना छोटे, जितने फ्लेक्सिबल एज में जितना आपका लर्निंग माइंड खुला होता है, तब आप उस पूरी ड्रिल से चले जाएं, तो आई थिंक इन द लॉन्गर रन उसके फ्रूट्स आपको दिखते हैं, नज़र आते हैं। शायद आज भी ना रियलाइज हो रहा, बिकॉज आई वुड से इवन दिस इज टू यंग टू रियलाइज ऑल ऑफ दैट, बट प्रॉब्ली 5 years डाउन द लेन आप शायद सोच के उसको कर रही हूँ कि यू नो शुक्र है तब ये सब कर लिया था, वरना सोचे पूरी डिग्री, पूरा घूमना फिरने और सबके बाद जब बंदा कि चलो अब मैं काम करना शुरू करती हूँ, और पहले दिन जाके डांट पड़ जाती तो
मोराल होता अगले दिन काम पे जाने अच्छा, का? मुझे लगता है एज का भी बड़ा फैक्टर होता है इसके अंदर। मैं ये बात सही कहूँगी, जब आप बहुत ज़्यादा यंग होते हैं ना, आप अपनी लेट टीन में हैं या फिर Exactly, आप अर्ली 20s में हैं, तो आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है काम करने की। अब आप पे डिपेंड करता है आप उस एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज करना बिल्कुल चाहते ऐसे ही हैं। है। कुछ लोग चैनलाइज करते हैं उस एनर्जी को अपने काम में इन्वेस्ट करके या एक बैलेंस क्रिएट करके। कुछ लोगों को होता है कि ज़िंदगी यही है, घूमो फिरो और सब कुछ, वो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, वो अपनी एनर्जी को वहाँ पर चैनलाइज, वहाँ पर उसको अपनी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। ठीक है। सो अब जब आप 26, 27, मैं कहूँगी 27 अगर आप क्रॉस कर जाते हैं ना, उसके बाद आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है। आप कुछ भी कर लें, मतलब लोग रिलेट कर सकते होंगे इस बात से कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होती कि आप कुछ नया करना, बिकॉज देन यू वांट टू सेटल डाउन। Exactly. आप सेटल होना चाहते हैं, लड़के हैं तो उनके ऊपर शादी का प्रेशर है, उन्होंने अपनी फैमिली को, अब उस प्रेशर के अंदर आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते ज़्यादा। मतलब तब तो ये होता है कि फिर ठीक है किसी एक ऐसी स्टेबल जॉब पे जाओ जहाँ से इतना मिल रहा हो कि अपने आप को भी सस्टेन कर सको, और अगर नई फैमिली बनानी है तो उसके लिए भी आपके पास इतना होना चाहिए। वहाँ पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती फिर कि ठीक है जाओ थोड़ी और टकरे मार लो, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं और कर सकते आप। तो ये एक्सपेरिमेंट आई ऑलवेज से कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप यंगर एज में 10 चीज़ें ट्राई कर लें, पेंटिंग ट्राई कर लें, कुछ भी ट्राई कर लें, आपको समझ आने शुरू हो जाएगी ये चीज़ मेरी है या ये मेरी नहीं है। ये जो रिग्रेट्स ख़वातीन स्पेशली मैं कहूँगी पूरी ज़िंदगी अपने साथ लेके चलती हैं, कल को शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो सोच होती हैं कि शायद मेरे अंदर वो एक स्किल था और अगर मैं वो चीज़ करती तो शायद कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती, शायद मेरी ज़िंदगी आज मुख्तलिफ होती। तो ये जो काश और शायद वाली चीज़ है, इसको अवॉइड करने के लिए आई वुड से दिस टू ऑल द यंगस्टर्स, ऑल द टीनेजर्स, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी में, कि अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अपने आप को फिक्सेशन से निकाल के, वही जो शुरू वाली बात थी, टकरे मार लें, कोई बात नहीं, अगर आप गिर भी जाते हैं तो आपके पास उठने का मौका है। सही बात है, आपके पास मार्जिन है कि आप उठ सकते हैं। वरना आज मुझे कोई ये कहे, मैं 29 साल मेरी उम्र है, ठीक है, और मेरे सोशल में लोग लड़कियां उम्र छुपाती हैं, मैं उम्र नहीं छुपाती, छुपा के क्या कर रहे हैं आपने। आज अगर कोई मुझे ये बात अगर कहता है ना कि आपको ये नई चीज़ ट्राई करनी है या ये एक्सपेरिमेंट आप कर लें कुछ भी, या ये आपने बहुत एक्स्ट्रा एक चीज़ करनी है, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है। मैं अब उस स्टेज पे हूँ जहाँ पर अब मेरे दोस्त इस बात में मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं, मेरी फैमिली भी अक्सर मुझे कहती है, मैं कहती हूँ मैं ज़िंदगी कुछ भी मुझे कहती है, मैं कहती हूँ ज़िंदगी कुछ स्टेज में जहाँ मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। अक्सर ये बात कर लेती हूँ। 2017 में मैं K2 बेस कैंप चली गई और मैं हैरान होती हूँ कि मतलब मैंने कैसे, अभी मैं आज अगर मैं सोचती हूँ मैंने कैसे कर लिया, कैसे चली फिर मुझे समझ आती है कि उस टाइम पर आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उसके बाद आप करना चाहते हैं नई चीज़ें। आज मुझे उसी ग्रुप ने कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले उसने मुझे अप्रोच किया कि जुलाई में हमारा एक्सपीडिशन जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जाएं। एंड मेरा यही जवाब था कि मैं ज़िंदगी की उस स्टेज पे हूँ जहाँ पर इतना एडवेंचर नहीं करना। मैं नहीं जाना चाहती। मैं ग्लेशियर पे नहीं स्टे करना चाहती, मुझे ठंड बहुत लगती है। अच्छा। तो मतलब वो चीज़ें आना शुरू हो गई। -20 -25 में आपने सरवाइव किया हो ग्लेशियर पे, और मतलब वो 15-20 दिन की वो जर्नी होती है सारी। सो वो पूरी जर्नी, एंड देन आप जब सोचते, मैं अक्सर पिक्चर्स देख रही होती हूँ तो मैं ये बात सोचती हूँ कि अच्छा ये मैं ही थी, ये मैंने कर लिया। लेकिन अपने ऊपर फख्र भी महसूस होता था कि देखो मैंने तब ये कर लिया था, आई हैव डन दैट, बिन दे डन दैट। तो चीज़ें टिक मार्क तो हो गई नहीं, लेकिन एक दफ़ा तो कर लिया ना। लेकिन मेरे साथ दुख बड़ा होता है कि अब वो एनर्जी क्यों नहीं है। नहीं आ जाएगी सभी, बहुत ज़्यादा होता है ये एनर्जी। मुझे लगता है ये जो एनर्जी वाला फेज़ आप अभी बात करी ना, ये भी फेज़ है। अच्छा, कुछ टाइम बाद, मतलब एक मैं वो चीज़ कोट करती हूँ, माई हस्बैंड ऑलवेज सेज कि जो चीज़ मैंने नहीं करनी ना, या जिसका मेरा मूड नहीं है, उसके लिए दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, मैं नहीं बस हो गई, मोटिवेशन नहीं आनी। और अगर मेरे पते की हल्की सी भी कोई चीज़ हो ना, तो फिर रात के 3 बजे या 4 बजे मैं वो नहीं देती और इतनी एनर्जी आ जाती है कि बंदा कहते चलो। तो मैं कहती हूँ कि ये भी फेजेस है। सो यू नो समथिंग माइट हिट यू जो आपको एकदम से could be a totally new thing, a totally new experience के बंदा एकदम से है, ये तो बिल्कुल ही एक अनफेमिलियर डोमेन है, और आप जाके तो फिर वो पूरी एनर्जी जो आपकी 17 years वाली थी ना, उससे भी ज़्यादा आ जाएगी। तो मुझे इतना हौसला मिला, मुझे इतना हौसला मिला इस बात से मैं बता नहीं सकती है। नहीं इट हैपेंस। मुझे लगा कि बस अब नहीं ऐसा कोई नहीं है 29 years में तो नहीं होता ऐसा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, सुकून का सांस। सबीन, how was your experience of working with तौसीक हैदर? तौसीक के साथ तौसीक अभी सुन भी रहे हो अगर, तौसीक मेरे बड़े
प्यारे दोस्त हैं, तौसीक मेरे बहुत प्यारे मेंटोर हैं, तौसीक मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। तौसीक से मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सीखी हैं, प्रोफेशनलिज्म मैंने तौसीक से सीखा है। और इसके अलावा जिस तरह से क्योंकि मुझे पता था कि मैंने स्टार्ट करना है तौसीक हैदर के साथ काम, तो लिटरली मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मैं जिस शख्स को देख देख के बड़ी हुई हूँ, आज मैं उसके साथ कैसे बैठ सकती हूँ। बट जिस तरह से वेलकमिंग वो थे और किस तरह से उन्होंने सिखाई चीज़ें मुझे, सो ये चीज़ शो करती है कि आप वाकई बड़े हैं, बिल्कुल आप वाकई बड़े हैं। वो चीज़ ऑब्वियसली वो नज़र आता है। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आई रिमेंबर कि मैं अब तो खैर ये होता है कि कोई उस तरह से सिखाने वाला, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, आप तो इतनी मतलब फास्ट पेस पे चीज़ें चल रही होती है कि कोई तलफ़ुज़ गलत हो भी गया तो बस हो गया। हाँ। अच्छा, पीटीवी में ये होता है कि तलफ़ुज़ पे बहुत ध्यान दिया जा रहा होता है कि कोई भी चीज़ है, गलतुल-आम भी है तो आपने उसको सही बोलना है, आप उसको गलत नहीं बोल सकते। तो आई रिमेंबर कि मैं गलत बोलती तो वहीं पे मैं तुम्हें मारूंगा आपके, तुमने अगर इस चीज़ को गलत बोला। तो वो तलफ़ुज़ ठीक करना और किस तरह से ठहराव अपनी बात में लाना है, सो वो सारी चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ पीटीवी एक दर्सगाह है। आप कुछ भी कर लें, आप कहीं भी ज़िंदगी में चले जाएं, सो वो दर्सगाह, उससे आप उसे सीख के निकलते हैं। अच्छा, ये भी है कि आप ज़िंदगी के किसी भी मौके पे किसी भी एंकर को देखें और अगर उसकी हिस्ट्री पीटीवी के साथ मुंसलिक रही हो तो आपको वो उसके रवैये में भी नज़र आ जाता है, उसके बातचीत के अंदाज में भी पता लग जाता है कि ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग के ज़रिए बंदा आया हुआ है, उसको इन चीज़ों की समझ है। या प्रोफेशनलिज्म, चलिए प्रोफेशनलिज्म तो बाकी उसमें भी आ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्पेशली लैंग्वेज के हिसाब से जो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है वो आई थिंक दिख जाते हैं। सबीन, इसके अलावा आपने इवेंट्स भी काफ़ी सारे किए हैं, फिर आप गवर्नमेंट के साथ भी आपने काफ़ी किए हैं, तो उसमें से मुझे बताइए कि ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ या जिसमें बहुत मज़ा आया हो, वो कौन सा रहा है? वो इवेंट था जब मैंने पिछले साल जो मैंने फ़र्स्ट टाइम 14 अगस्त का स्टेट इवेंट होस्ट किया था। वो इतनी बड़ी कोई चीज़ थी मेरे लिए ना कि बिकॉज़ वो स्टेट का सबसे बड़ा इवेंट है, आप कुछ भी कह लें, और वो उस पर ट्रस्ट करना मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसमें विद इन सेकेंड्स चीज़ें आपको टाइम टू टाइम आपको फॉलो करना है। बिल्कुल। और वो जो बजट बज रहा है उस पर ही मतलब कहना शुरू करना है, सायरन की आवाज़ है, और सायरन की आवाज़ कहाँ ख़त्म हो रही है आपको वो पता है, और फिर उससे आपने कैसे उठाना है। इनफैक्ट जब परचम कुशाई हो रही होती है, सो उस टाइम पे आपको जो एक लाइन बोलनी है कि वज़ीर-ए-आज़म या सदर पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का परचम जो है वो फ़िज़ा में बुलंद करें। जब आप वो लाइन बोलते हैं तो आपको उसका भी एक टाइम होता है कि वो यहाँ से बोलना शुरू करना, और आपका वो सेंटेंस कंप्लीट यहाँ पे होना है, क्योंकि उसके बाद वो आगे पीछे नहीं हो सकता। नहीं, वो जो झंडा है ना, वो अगर इधर से इधर तक उसने आना है तो आपका वो सेंटेंस इधर से इधर ही ख़त्म होगा, वो ख़त्म नहीं हो सकता पहले। सो वो वाली चीज़ ना, उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता नहीं था मैं कर सकूँ, बस ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने मुझ पर ट्रस्ट किया, और वो जब मैंने कर लिया इवेंट, सो उसके बाद तो आई वाज लाइक कि पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन हो गया। वो जो एक कॉन्फिडेंस आया ना मेरे अंदर, मैंने कहा मैंने इतना बड़ा इवेंट कर लिया, और बस अल्लाह की तरफ से बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है अल्लाह की तरफ से हो जाती हैं, बहुत हो जाती हैं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर दिन बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, एंड देन मैं जिससे मिलती हूँ मैं कहती हूँ कि ये शख्स, ही इज़ अमेजिंग, शी इज़ अमेजिंग, ये कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं ज़िंदगी में। सो वही बात है कि अगर मैं कुछ भी अकम्प्लिश कर लेती हूँ या मेरे से कोई चीज़ बेहतर तरीके से हो जाती है, ऑब्वियसली बेस्ट तो बहुत टाइम है अभी, बेहतर तरीके से मैं कर भी लेती हूँ, तो आई फील लाइक कि बस मुझे लगता है कि अल्लाह है जो कर रहा है, बस दैट्स इट। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है ऑब्वियसली उसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि बस जो हो रहा है वो ऊपर से हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन शायद वो गलत जगह पे मेहनत कर रहे होते हैं, या उनके लिए वो रास्ता नहीं खुल रहा होता, या वो रास्ता शायद उनके लिए बना ही नहीं होता। तो कितनी हमने ऐसे देखे हैं जो बहुत प्रॉपर, जिन्होंने शायद पूरी ज़िंदगी कोई एक काम करते हुए गुजार दिया, अपना खून पसीना भी दे दिया, अपनी मेहनत भी दे दी, अपनी कमिटमेंट भी दे दी, अपना टाइम भी दे दिया, फैमिली को साइड पे रख के टाइम दे दिया, बट देन इन दी एंड ना उनको वो सुकून होता है, ना वो उनको सेटिस्फैक्शन होती है, ना वो उनको दिल की तसल्ली होती है। तो यही है कि आप जो करें एक अच्छी साफ नीयत के साथ, अगर आपके लिए बनी हुई है तो आपके लिए खुद हो जानी चाहिए, बस वही ओपननेस वाली चीज़ रखनी चाहिए कि ठीक है, अगर नहीं तो
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगर ये नहीं तो चलो इसके आगे क्या, कुछ डायरेक्शन का पता होना चाहिए। हाँ, आप ये भी गलत है। डायरेक्शन में अगर आप जा रहे होते हैं तो चीज़ें ज़ाहिर है वो ख़राब होना शुरू तो हो वो जाती टाइम हैं। से टर्न लेना ज़रूरी है, वरना हाँ, फिर वापस आना ये बड़ी मुश्किल important हो चीज़ जाता है। तो सभी ने से अगर कहीं ज़िंदगी का कोई ऐसा, कहती हूँ ना, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आपको कहीं लेके तो नहीं जाती लेकिन बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन्स आपको अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस से होते हैं। तो कोई ऐसा जो चाहे चीज़ें ना चली हों या कोई ऐसी चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में चेंज करना चाहें या उस पर भी शुक्र करी हों कि चलो एटलीस्ट कुछ सिखा तो दिया, कोई ऐसा तजर्बा? अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों जब अक्सर ये सवाल मुझसे अगर कोई कर, पहले पता है मैं आती नहीं, मैं ये आप मरियम ऑब्वियसली ये इट्स अ होम और मेरे लिए मेरे किसी ने कभी कोई नहीं देखा होगा पॉडकास्ट इंटरव्यू, पर्सनल डिस्कशन नहीं करते? जाती, हाँ। कभी भी नहीं जाती। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे ज़िंदगी में रिग्रेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर आप वो चीज़ कर रहे होते हैं वो आपके लिए, आपको ठीक लग रही होती है, अपने लिए बेस्ट लग रही होती है, आप वो चीज़ कर रहे होते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसको अवेल किया, कुछ भी था वो उस टाइम पर ठीक था। हाँ। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट फेज में एंटर हो गए, आपने ग्रो किया, और क्या हुआ उसके बाद आपने उससे सीखा। वो जो लर्निंग है वो बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैं ज़्यादा नहीं शेयर करती इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे होता है कि क्योंकि इस तरह के लोग ज़िंदगी में आते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत हर्डल्स क्रिएट की मेरे लिए, प्रोफेशनली भी बहुत हर्डल्स मेरे लिए क्रिएट की। और ट्रस्ट मी, एक पॉइंट यह आया था कि जहाँ पर आई वॉज लाइक कि छोड़ दो सब, मैंने क्या करना है करके। और मैं लिटरली मेंटली बहुत ज़्यादा, मेरी कोई ख़ास सही हालत नहीं थी, क्योंकि अगले दिन मेरा दिल नहीं करता था कुछ करने को, ये सब था। बट उस टाइम पर मुझे किसी ने ये बात की थी, मैंने एक जगह पढ़ी सोशल मीडिया पे, और अब दोबारा मैंने एक और जगह वही सेम बात पढ़ी कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स क्रिएट कर रहे होते हैं वो वहीं रह जाते हैं, आप आगे निकल जाते हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने होते देखी है। सो आई डोंट नो, कोई रिग्रेट नहीं है। आई फील लाइक जो था एक लर्निंग फेज था, और शायद उस फेज से मेरे लिए गुजरना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो तमाम चीज़ें आपको बहुत मैच्योर बनाती हैं। आप मैच्योर तभी होते हैं जब आप उन फेजेस से गुजर रहे होते हैं और आप आगे बेहतर तरीके से उन सिचुएशंस को आप डील कर रहे होते हैं। सो यही हुआ मुझे, और मुझे ये लगता है कि अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी इस तरह की मुझे कि मैंने बहुत ग्रेसफुली फेस किया इन सारी चीज़ों को। मैंने इतना ग्रेसफुली इन सारे चैलेंजेस को फेस किया कि अब जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप जब तवक्कुल कर लेते ना आप अल्लाह की ज़ात के ऊपर, तो बस फिर आपके लिए चीज़ें आसान होती जाती हैं, बहुत आसान होती हैं। और ये कि जो आपको लगता है कि लोगों ने चैलेंजेस क्रिएट करना शुरू किए, क्या वो स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए होते हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, या जस्ट जनरली अगर कोई भी, मतलब होता है ना सोसाइटी में, अगर आसपास भी कोई ज़्यादा थोड़ा करना शुरू हो जाए तो लोग बजाय कि उसको और बढ़ावा दे, उसको और सपोर्ट करे, वो नीचे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि वो खुद नीचे होते हैं ऑफ कोर्स, तभी तो आपको कर रहे होते हैं वो इनसिक्योर। तो हाँ, तो ये इसी फील्ड से मुंसलिक लोग रहे हैं और इसीलिए कि क्योंकि आप एक खातून हैं और ये काम कर रही हैं, would you say that these challenges are only for female? इस फील्ड में नहीं, बिकॉज मैं जैसा बताया मैं डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम उससे भी मुंसलिक हूँ, कहीं ना कहीं पहले ज़्यादा रही हूँ, अब थोड़ी सी कम हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जनरली सबके लिए होता है। अच्छा। कोई भी इनसिक्योर है आपके साथ ना, वो मर्द है वो औरत है, वो इनसिक्योर है अगर, तो वो आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करेगा या करेगी, ये मैंने देखा है। अच्छा, प्रोफेशनल जेलेसी कितनी है सबीन इस फील्ड में? क्योंकि लोग कहते तो बहुत हैं कि हैं, मतलब बाकी तो चलो ठीक है अच्छे अच्छे से होते हैं, बट स्क्रीन इज किलर। मतलब स्क्रीन तो देखो एक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए बहुत सारे आई वुड से कैंडिडेट्स है, बहुत सारे होस्ट है। हाँ। तो ये प्रोफेशनल जेलेसी किस हद तक है? बहुत ज़्यादा होती है। आए दिन आप जिन लोगों से मिल रहे होते हैं एंड यू फील लाइक कि अच्छा ये तो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, हंस के बात कर रहे हैं, बट समहाउ जब आपका थोड़ा सा आपने एक्सपीरियंस लिया होता है ज़िंदगी का और ऐसे लोगों को फेस किया होता है तो आपको क्लिक कर जाती है। अच्छा, को वाइब आ जाती है, नहीं ये जेन्युइन नहीं है, ये स्माइल जेन्युइन नहीं है, ये सलाम जेन्युइन नहीं है। अच्छा। ये शख्स आपके साथ सिंसियर नहीं है, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके रखना है। सो इस फील्ड में क्यों लोग ज़्यादातर ये बात करते हैं, आपने मेजॉरिटी लोगों से सुना होगा, शोबिज़ से, मीडिया से, आप जितने भी लोगों को सुनेंगे आप कहेंगे आपके दोस्त कहते हैं हमारा मीडिया में दोस्त नहीं होते हैं। ये रीज़न है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते, और वो उन लोगों की वजह से नहीं कर पा रहे होते जो वाकई ऐसे होते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते। सो वाकई दोस्ती नहीं होती। मैं वैसे ही दोस्तियाँ बहुत कम करती हूँ। मेरी मीडिया में दोस्तियाँ उस तरह से नहीं हैं। एक अच्छी बातचीत सबके साथ है,
मैंने सीखा बहुत कुछ है, मेरे मेंटोर्स हैं, मेरे अच्छे कोलीग्स हैं, मेरा एक अच्छा प्रोफेशनल टर्म्स हैं सबके साथ, बट मेरी पर्सनल फ्रेंडशिप्स नहीं हैं नहीं है। और मैं शायद कभी कर भी नहीं सकूंगी, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को फेस किया है जो कि आपके फेस पे गुड हैं और फिर उसके बाद बैक पे आपके लिए बहुत कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, एंड देन यू लाइक के आपने इन लोगों को क्यों कुछ बताया था, किसी ने जाकर, और वो बात वो होती नहीं और वो बात जैसे बन जाती कुछ है, और सब बन कुछ जाता है उस बात का, तो उससे बेहतर है बंदा नज़र अपने का तक ही बहुत रखे। चक्कर होता है, नज़र का बहुत चक्कर होता है। आप क्योंकि अब लोग इस बात को मजाक में भी अक्सर ज़ाहिर है लेना शुरू कर देंगे, और अक्सर लोग ले भी रहे होते हैं कि हर चीज़ में नज़र को आप ब्लेम कर देते हैं, बट समहाउ आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा होता है कि कुछ है और ये अब नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। और आप अगर बीमार हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली और आपके सारी टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक हैं, एंड देन यू लाइक कि आप क्यों बीमार हो रहे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं इतने, आप मेंटली इतना मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, ऐसा एक फेज आपके ऊपर बार बार आ रहा है, तो वो क्यों है? देयर इज समथिंग। और बुरी नज़र की अगर बात की जाए तो कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, तो आप इसको झुटला भी नहीं सकते कि बुरी नज़र नहीं होती, मतलब नज़र तो बढ़ हक है। तो आप अगर आप स्क्रीन के ऊपर हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ सामने हैं प्रोफेशनली, आप हर दिन आप स्क्रीन पर हैं, आप कैसे लग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अकम्प्लिश कुछ कर रहे हैं, कुछ आपने अचीव किया, तो हमारा पब्लिक है कि हम लोगों को पता है कि क्या करें, और आप कुछ करके भी आप उसको छुपा नहीं सकते, तो वो सामने है, तो जाहिर है आप वो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको लगती है नज़र काफ़ी मरतबा। वरना तो यही कहते हैं ना कि फिर चीज़ों को अपनी पर्सनल हद तक रखें, ना ज़्यादा दिखाएं, लेकिन आप लोगों को तो दिखाना होता है क्योंकि आप लोग रोज़ आ रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो आप कैसे छुपा के रखें? और आपको अगली अपॉर्चुनिटी उसकी बेस पे मिलती है कि आप दिखाते हैं कि यू हैव अचीव दिस, और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, और आपकी फील्ड ऐसी है कि आपको अगला काम, आपको अगला इवेंट, अगली अपॉर्चुनिटी उसके लिहाज से आपको आ रही मिलेगी। ठीक है। अच्छा सभी, मुझे अगर ये बताएं, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए हैं आज तक आपके शोज़ के ऊपर, तो कोई ऐसा गेस्ट जो लिटरली जब आके लाइव में या रिकॉर्डेड में सामने बैठे और उसके बाद आप सोचोगे इसको क्यों बुलाया था, इसको तो ये सवाल भी नहीं समझ आ रहे थे, या बंदा क्या इनसे कैसे बात करें, मतलब ऑफ कोर्स ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो अब मैं ट्रबल में जाऊँ शो के बाद नहीं, बट आई वुड वांट टू नो। अच्छा मैं नाम नहीं लूँगी। अच्छा ठीक है, मैं गेस करने की कोशिश करूँगी। मैं नाम नहीं लूँगी। एक बिकॉज ऑब्वियसली डेली बेसिस पे आप उनको दोबारा भी बुलाएंगे, बात भी होगी। तज्ज़ियाकार ही हैं, बड़े फेमस हैं, उनको आप ऑब्वियसली अगर एक मर्तबा बुलाया और उनकी तरफ से जो है, बिकॉज आपको अब वो जो आप फीमेल वाली बात करी थी ना, ये आपको मैं यही बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को लगता है वो इदारे की तरफ से नहीं होती, वो आपके कुलीग्स की तरफ से नहीं होती, बिकॉज आप उसी सेम सर्कल में है, उस सेटअप में है, एंड दोनों के चैलेंजेस क्या है, वो ऐसे प्रेशर्स क्रिएट नहीं करते आपके ऊपर। जो आने वाले लोग होते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। आउटसाइडर्स हैं आपके सोशल मीडिया पे, वो चीज़ें वो एक चले जाते हैं एक्सट्रीम पे और आपका दिमाग बाजों का ख़राब कर देते हैं। फीमेल होने के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे लोग आपको लेट डाउन करते हैं, और वो उनको लगता है कि शायद आप इतने केपेबल नहीं हैं कि आप उनसे ये सवाल कर, क्योंकि आप फीमेल हैं तो आप सियासत पे कैसे बात कर सकती हैं, या आपने उनको क्वेश्चन कैसे कर दिया। आज भी हमारे मर्दों के अंदर उनकी ये मेंटालिटी है, उनकी इतनी ईगो है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होती है वाली चीज़ के एक खातून उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे कर रही है। सो वो इसी तरह से वो एक मेहमान आए, हो जाते हैं, उनको ऑफेंड भी नहीं हुए, ये वाली बात भी नहीं है, वो बस ये वाली बात कि ये सवाल कैसे कर रही है। अच्छा। लड़की होकर सवाल कैसे कर रही है। तो ऑन एयर लिटरली मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, एक तरह से बदतमीज़ी इन द सेंस कि आप बताएंगी आप सियासत का, और अच्छा, एक नॉर्मल मूड में कि आप किसी के साथ आप किसी को शर्मिंदा करना चाह रहे हैं, या आप देखने वालों को ये बताना चाह रहे हैं कि इस शख्स को कुछ नहीं, इस लड़की को कुछ नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर बैठी हुई है और इसको कुछ नहीं आप लोगों को ये रजिस्टर करवाते हैं कि इसको नहीं आता क्योंकि उसने आपसे सवाल कर लिया है, वो आपसे सियासत पे बात करी, और आपकी मेंटालिटी इतनी नहीं है अभी, आपने इतना ग्रो नहीं किया हुआ इतना नाम कमाने के बाद भी, कि एक लड़की आपसे, कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आपके सामने जो बैठे वो एंकर है, वो लड़का है या लड़की है, वो एक एंकर है, हम एक प्रोफेशनल सेटअप में बैठे हुए हैं, तो आपको अगर उसका क्वेश्चन किया तो आप ग्रेसफुली उसका जवाब भी दे रहे हो, आपको बदतमीजी की कोई ऐसी बात नहीं है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे गेस्ट भी आए होंगे जिन्होंने ग्रेसफुली ऐसे सिचुएशंस को टैकल भी किया होगा। बहुत सारे ऐसे आते हैं, बहुत सारे ऐसे गेस्ट आते हैं।
मैंने हमेशा देखा कि जो हमारी पार्टीज़ के अगर नाम मैं ले सकती हूँ, पीपल्स पार्टी के बहुत अच्छे लोग हैं जिनसे बात होती है तो वो मंजे हुए सियासतदान हैं। दे नो कि उन्होंने मीडिया को डील कैसे करना है, वो अग्रेसिव नहीं होते। उनके साथ अगर सब सख्त से सख्त सवाल आप कर लेते हैं, दे नो हाउ टू, वो प्रिपेयर्ड होते हैं ना। नून लीग के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आते हैं, सीनियर सियासतदान, दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे नो हाउ टू टैकल। वो उसी ग्रेस के साथ आपको जवाब देते हैं। ठीक है। हालांकि हम हार्श होते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम वाकई हार्श होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि आपको बात करनी है, आप आवाम को रिप्रेजेंट करें। अगर महंगाई हो रही है, आवाम को गुस्सा है, इसका मतलब आपका भी गुस्सा और आप वो एग्रेशन कहीं ना कहीं अपने सवाल के थ्रू निकालेंगे, कुछ भी हो जाए। जमात इस्लामी के बहुत सारे लोग हैं जो कि दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी नाइस पीपल, ख़वातीन मर्द जो भी हैं इन सारे पार्टीज़ के, दे नो हाउ टू हैंडल। अब वो क्या है, उनको ज़रूरत नहीं है ऐसे स्टंट्स करने की। मैंने बताया ना, मंजे हुए लोग हैं वो, उनको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, वो किसी को क्यों नीचे करेंगे। अब वो लोग ना जो लाइमलाइट में रहने के लिए, अपना नाम रखने के लिए, जी हम तज्ज़ियाकार हैं, हम बड़े वो हैं, सो ऑब्वियसली वो आपको ऐसे स्टंट्स ऑन स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सो दैट आप पे को खबर बने या कुछ भी। मैंने खैर उसको कोई हाईलाइट नहीं किया, बिकॉज वो कीचड़ में आप अगर पत्थर मारते हैं तो अगर मैं कर देती तो फिर उनको पता चल जाता। मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया क्योंकि वो स्क्रीन पे मुझे देख रहे थे। मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया उसके बाद, और वो काफ़ी दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल के उनकी एक ट्वीट जाए तो वो उन्होंने मुझे किया कि आप इसको डू यू वांट कि ऐसा हो और हम करें। आई वाज लाइक नो, मैं इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दूँ एक शख्स को जिसने वाकई उसने स्टंट करने के लिए ये ऐसी हरकत की है, तो मैं क्यों करूँ? आप उस चीज़ को रजिस्टर क्यों करवाएं और ऐसे लोगों के साथ आप खबर क्यों बनाएं? अच्छा, हालांकि सबसे बड़ी बात, लोग तो ऐसी हरकतें इस तरह इसीलिए करते ना कि उसका एक चीज़ बने, फिर आगे से ये जवाब आए, फिर ये रद्द अमल आए, फिर वही चंक स्पेशली जाए सोशल मीडिया के ऊपर जहाँ पे फिर लोग भी, आधे लोग एक पार्टी को गालियाँ दे, आधे लोग दूसरी को दे, तो एटलीस्ट एक कंट्रोवर्सी बने, एक सेंसेशनलाइज कर दिया आपने। यू नेवर नो कि किसकी क्या, आप अगले शख्स की इंटेंशंस क्या हैं वो करने के लिए। सो आपको पता नहीं होता, तो इट्स बेटर कि आप बस डिस्टेंस से क्रिएट करें एंड जस्ट इग्नोर। आप ऑब्वियसली आई वाज पिस्ड ऑफ, मैं बहुत, मुझे गुस्सा आया था कि आप स्क्रीन पे ये क्यों दिखाना चाहते हैं कि अगली बंदी को कुछ आता नहीं है, ये ऐसी कोई चीज़ है। और ये एक की मैं बात नहीं करी, इस तरह के मल्टीपल लोग होते हैं जिनके साथ आपकी आए दिन इस तरह की डिस्कशन होती है, आपकी बातचीत हो रही होती है। सभी इनका रवैया ऑफ एयर भी ऐसा ही? नॉट एट ऑल। अच्छा, तो मतलब ये खाली कैमरा के लिए वो काफ़ी सारे लोग ऑफ एयर, वो बहुत मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनकी राय भी डिफरेंट होती है। आप अगर ऑन एयर उनसे कोई सवाल कर रहे हैं, वो ऑन एयर आपको जवाब देंगे डिफरेंट, उसके बाद ऑफ एयर जब होंगे उनका मौक़िफ़ ही डिफरेंट होगा। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, और ये सिर्फ सियासतदान नहीं होते ऑब्वियसली, और भी अगर काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। तो क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मीडिया पे, वो डिजिटल मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप वही दिखाते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे। और लोग वही परसीव करते हैं जो आपको दिखाया जाता है। सो लोगों को रियलिटी बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होती है। अच्छा, और कोई अगर ऐसा गेस्ट आया हो जो आई एम श्योर मतलब डेली बेसिस पे हम ऐसे लोगों से मिल रहे होते हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिल रही होती हैं, और मुझे पर्सनली लगता है कि फीमेल्स बीइंग अ फीमेल आप इंस्पायर भी काफ़ी सारे लोगों से हो जाते हो, और तभी आपको एक चीज़ होती है कि अच्छा अगर ये इसने किया है, ऐसे किया है, तो मतलब ये भी एक रास्ता है, इवन आई कैन डू इट एंड अदर्स कैन डू इट। तो कोई ऐसा जिससे आपको बहुत इंस्पायर किया? मरियम, डेली इतने सारे लोग हमें मिल रहे होते हैं जिनसे मैंने बिल्कुल शुरू में जिस तरह मैंने वो बात की थी कि मैं हैरान हो रही होती हूँ कि कितना टैलेंट है हमारे मुल्क के अंदर। मैं हर स्टोरी को इस तरह देख रही होती हूँ कि मैं सोच रही होती हूँ कि ये लोग ये कहाँ होते हैं, इनको कोई हाईलाइट क्यों नहीं करता, ये सोशल मीडिया पे ये खबर क्यों नहीं बनते, हम हमेशा क्यों दिखा रहे होते हैं कि जिस तरह मैंने इन्फ्लुएंसर्स की भी बात की, कुछ भी, ये लोग क्यों नहीं वायरल हो रहे होते। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पास एक गेस्ट आए, अब वो उनको कहते हैं छोटे रफ़ी साहब। अच्छा। मरियम, उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि आप वाकई नहीं फ़र्क कर सकते कि ऐसे लगता है कि एक तरह सुरीली आवाज़ होती है किसी की, वो इतनी सुरीली आवाज़ है उनकी जो मैंने बड़े बड़े सिंगर्स में नहीं देखी। हर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब ज़ाहिर है किसी वजह से किसी मकाम पर है,
बट मुझे ये लगता है कि जब मैंने वो टैलेंट देखा तो आई वॉज शॉक्ड. मतलब वो एक होता है ना कि जो आपके सारे होते हैं आपको इन योर लाइक के ये इतनी खूबसूरत आवाज़ भी अल्लाह ने इतनी प्यारी आवाज़ से किसी को अता की हुई है. और वो अब बात यह है कि ज़ाहिर है उनका ताल्लुक जो है वो नॉर्दर्न एरिया से कहीं से था, तो अपॉर्चुनिटी नहीं उनको मिली. अच्छा, हमने जब उनको इंटरव्यू किया, उनका गाना चला सोशल मीडिया पे तो वो मिलियंस में व्यूज़ गए. लोगों ने टैग किया हुआ था, लोगों ने डाउनलोड करके ख़ुद से उसको शेयर किया हुआ था, और वो जो एक शेयर किया हुआ था उसके मिलियंस में व्यूज़ थे. सो आई वाज सो हैप्पी. मुझे इतनी खुशी होती है जब ऐसा कोई टैलेंट सामने आता है जो कि अभी रजिस्टर नहीं हुआ होता और आप उसको सामने लेकर आते हैं, क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि जिससे आप करवा सकते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस रजिस्टर करवा सकते हैं. सो आप उस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत मैटर कर रहा होता है. और इसी वजह से जो है उन्होंने वो टैलेंट किया. आज हमारे पास शो में एक कपल आया हुआ था, दोनों ने हस्बैंड वाइफ, वो दोनों इतने मतलब मैं कहती हूँ कि हमारे लिए कितनी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी कि वो दोनों ने CSS पास किया. अच्छा, वो दोनों मतलब दोनों ने साथ में MBBS डॉक्टर हैं. उन्होंने पहले जो है वो आई थिंक मैंने वो किया, और डिजिटल पे आपने देखा होगा कि वो काफ़ी सर्कुलेट हो रही थी. तो ऐसे इतना ज़बरदस्त टैलेंट है. कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि किसी ने गाड़ी बना दी है, किसी ने क्या बना दिया है, और आए दिन ये स्टोरीज आ रही हूँ. तो मैं बहुत हैरान होती हूँ. मैं जो आपको बात करी थी ना शुरू में कि जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि ये सारी बात टैलेंट की नहीं होती है, ये बात लक की भी होती है कि टैलेंट तो आपसे ज़्यादा बहुत सारे लोगों में, और आप आए दिन खुद भी देख रहे हैं कि टैलेंट कितना है उन लोगों में, लेकिन क्या राइट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके पास. वो प्लेटफॉर्म ही नहीं होता जहाँ पे वो अपना काम भी दुनिया तक दिखा सकें कि हम ये भी करें. अब जैसे आपने ये कहा, इतने ऐसे अचीवर्स होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं और कितने कितने कॉम्पिटिशन जीत के भी आ रहे होते हैं, बट देन वी डोंट नो अबाउट देम क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं होते. अब मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ वहाँ पर हम आए दिन ऐसी स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं हर रोज़. और मेरी और शोएब की कोशिश ये होती है, और हमारी पूरी टीम, प्रोड्यूसर हमारे, और हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमने टैलेंट को किस तरह से आगे लेके आना है. सो हम ये नहीं देख रहे होते अच्छा ये स्टोरी चलेगी, इसकी रेटिंग आएगी या नहीं आएगी, कुछ भी. हमारी कोशिश ये होती है कि ये कितना ज़बरदस्त काम है. कुछ सेगमेंट्स हमने रखे हुए होते हैं, वो सेगमेंट्स सिर्फ डेडिकेटेड होते हैं लोगों को. अच्छा. तो हम इंटरनेशनल स्टोरीज़ इस तरह की कवर कर रहे होते हैं जहाँ पर लोगों ने इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन किया है या ऐसी कोई, और पाकिस्तान के अंदर वो कुछ अनोखा कर रहे हैं, तो वो चीज़ें उनको हम शेयर कर रहे होते हैं. सो वो स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए सुल्ताना आपा आपको पता ही है, वो तो ज़ाहिर खुद माशाल्लाह से किस तरह से उन्होंने ऐसे एक अपना बड़ा नाम उन्होंने बनाया है. सो आपा तो फीमेल्स को जितना सपोर्ट करती हैं, जितना वो कहती हैं कि फ़ीमेल्स को वो एम्पावर करती हैं. सो ऐसी फ़ीमेल्स के हवाले से जितनी भी इंस्पिरेशनल हमारे पास स्टोरीज़ आ रही होती हैं जो हम सबको इंस्पायर कर रही होती हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं. तो वो ये कि अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है तो उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से इस्तेमाल करके ऐसे लोग सामने लेके आए लोग. बिल्कुल. सो इन द वेरी एंड अगर आपसे मैं कुछ जानना चाहूँ, कोई ऐसी टिप्स, एक तो आपने टिप देनी है यंगस्टर्स को जिनको शायद लगता है कि बहुत ही अलग सी दुनिया है, पता नहीं कहाँ से आएँ, कैसे आएँ, क्योंकि लोग कहते हैं पता नहीं आपके अगर लिंक्स नहीं हैं तो आप मीडिया में आ ही नहीं सकते, उनके लिए क्या टिप्स होंगी, और एक प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए क्या टिप्स देंगी जो किसी भी फील्ड में जो इसी फील्ड में है? टिप्स देने के लिए तो आई थिंक इट्स टू अर्ली. मैं लोगों से टिप्स ले रही होती हूँ कि मुझे बताएं आगे क्या करना चाहिए कुछ भी. बट मुझे ये लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करते हैं, स्पेशली मीडिया के हवाले से. उन्हें ये लगता है कि आज अगर वो डिग्री ख़त्म करेंगे तो उसके बाद फ़ौरन से उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो ऑन एयर आ जाएंगे और वो प्राइम टाइम पे शोज़ करेंगे. प्राइम टाइम के ना भी करें तो सॉरी बाकी के वो शोज़ ज़ाहिर है वो करना शुरू कर देंगे. तो अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करते हैं जो कि एक बहुत गलत चीज़ है. आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है. अगर आप रियलिस्टिक नहीं है इस फील्ड में, आप इस फील्ड में नहीं आ सकते. आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. आप ऑन एयर चले भी जाएंगे तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे. सभी अभी तो हम जो पर्सनल में उसमें देखती हूँ, इंटर्नशिप के लिए भी अगर बच्चे आते हैं तो उनका होता है कि हमसे ये काम क्यों करा रहे हैं, मतलब
ये एडिटिंग वाला काम क्यों? एक तो शुरू में ही होता है कि एक तो हर किसी को शौक होता है ना स्क्रीन पे आने के लिए, कि बस हम स्क्रीन के लिए प्रॉपर तैयार, उनको लगता है कि वो हैं, वो लर्निंग वाला फेज़, वो ट्रेनिंग वाला फेज़, वो जो थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि जानबूझ के भी जो मैनेजमेंट होती है वो थोड़ा सा रगड़े से गुजारती है, क्योंकि उसके बाद आपको समझ आ जाती है कि इसका ना? हाँ, और क्योंकि देखिए एक स्क्रीन है, अब मैनेजमेंट है, आपका चैनल है, उसको तो अपनी स्क्रीन देखनी है ना। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? दूसरी चीज़ मेरी ये होती है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी फिलहाल कम है ऑन स्क्रीन। आप ऑन स्क्रीन अगर देखें कि एक दिन में कितने शोज हो रहे हैं, ऐसे ही है, हर चैनल के पास टोटल मेन एंकर्स कितने हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन आपने एक अगर चैनल शोज आपने अपना रन करना है, आपको अपनी स्क्रीन रन करनी है, उसके लिए आपको कितने एंकर्स की जरूरत पड़ेगी? 4, 5, 6, मैक्सिमम 7 ऐसे ही है। हाँ। अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मीडिया पढ़ रहे हैं, अभी जर्नलिज्म में मास कॉम कर रहे हैं, वो कितने ज़्यादा लोग हैं? हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती, क्योंकि आपके पास स्लॉट्स कम है। अब उन स्लॉट्स पे आने के लिए अगर आप आना चाहते हैं वाकई, सो अब ये अच्छी बात हो गई है कि चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, चैनल्स ज़्यादा है। अब एक चैनल पे के साथ है तो चले आपके पास चैनल्स की वो चीज़ भी नजर आती है, भरमार होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नेटवर्किंग मैटर नहीं करती, नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है कि आपके अंदर टैलेंट है और आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर कोई किसी का लिंक है तो वो भी, लेकिन क्या होता है स्क्रीन एक्सपोज कर देती है, ऐसे ही है। स्क्रीन कुछ नहीं देखती। अगर आप ट्रेंड नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, स्क्रीन आपको एक्सपोज कर देगी, और चैनल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो आपको ऑफ एयर कर देता है। जब आपको 3-4 गालियाँ पड़ती हैं सोशल मीडिया के ऊपर चैनल्स को और लोग कहना शुरू करते हैं, तो आप ऐसे ही है, आपको वो ऑफर, आपको विद इन डेज आपको उस टाइम पे जब आपने कोई भंड कर दिया है, विद इन एन आवर आप ऑफ फेयर हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है। सो लिंक्स पे आप इस तरह रिलाई नहीं कर सकते, आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और मैं लोगों को ये कहती हूँ कि मीडिया सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं है। अब लोगों को ये नहीं पता कि एक जो एंकर है उससे बड़ा एक प्रोड्यूसर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो उस एंकर को हेड कर रहा है, हम कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द शिप वो आपका प्रोड्यूसर, वो आपका डायरेक्टर है। सो आप वहाँ भी जा सकते हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको अवेल ज़रूर करें। लेकिन अगेन, अगर आप रियलिस्टिक गोल सेट नहीं करते, इस फील्ड को चूज़ ना करें। इसमें मैं कहती हूँ हर फील्ड ज़ाहिर है उसमें मुश्किलात ज़रूर होती हैं, बट वहाँ पर आप अपने लिंक्स पे कहीं ना कहीं आप शायद चल भी जाते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन है तो चलें ChatGPT का सहारा ले लिया, या लेट्स सपोज किसी को लीक की हेल्प ले ली, एक डॉक्यूमेंट आपने जनरेट करना है, या यू नो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो कि आपको एक्सपोज कर देती है, और आप एक्सपोज हो जाते हैं, एंड देन आप गए। तो रियलिस्टिक गोल सेट करना ज़ाहिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो सेकंड क्वेश्चन था जेलसी वाला, प्रोफेशनल जेलसी वाला, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जेलस आपसे सिर्फ वही लोग होते हैं जो इनसिक्योर होते हैं। इनसिक्योर लोग हमेशा जेलस रहेंगे आपसे। सो अगर कोई आपसे जेलस हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि वो हसद कर रहा है कोई, तो आप ये समझ लें कि आप उनसे कुछ बेहतर कर रहे हैं, एंड देन आप उस पर ध्यान ना दें किसी भी तरह से। सेकेंडली, अगर आप, क्योंकि नेचुरल सी चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि आप जेलस हो रहे हैं किसी के अचीवमेंट से, कि आपके साथ कोई है वो आगे जा रहा है, और आप, दिस इज़ वेरी नेचुरल कि आप कुछ ना कुछ आप फील करना। जेलस वर्ड आई डोंट नो ये यूज़ करना चाहिए नहीं, बट आपके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर आ जाती है कि मुझे भी यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर जा सकता था, वो वहाँ पर क्यों है, मैं कंपैरिजन के जुमरे में डाल देते हैं। बड़ी एक नेचुरल सी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम एकदम से कंपैरिजन में चले जाते हैं, इंटेंशनली नहीं जाते। ये फितरत है, इंसान की फितरत है कि आप समहाउ कर रहे हो कि अच्छा अगर ये टाइमलाइन है तो इस टाइमलाइन पे जो मेरे साथ है आज वो वहाँ है, आज मैं यहाँ हूँ, ये देखे बगैर कि मैंने इस फेज़ में क्या क्या किया और उसने शायद उसको पाने के लिए क्या क्या किया। टाइमलाइंस डिफरेंट हो सकती हैं, तो अपने ऊपर यकीन रखें। अगर आप अपनी टाइमलाइन के हिसाब से सुकून के साथ चलें तो आई थिंक शायद दूसरे लोग आपको देख के कंपैरिजन हो रहे हो और वो बुरा फील कर रहे हो, और आप शायद किसी और को देख के सही बात है। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब आप ऐसा फील करें किसी के लिए कि कोई आपसे कंपैरिजन की, आपने जिस तरह से बात की है कि कोई आपसे आगे जा रहा है, आपके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पिंच कर रही है कि मैं वहाँ पर क्यों नहीं हूँ, तो ये ज़रूर सोच लें कि आप इस वक्त जो भी कर रहे हैं वो किसी और का ड्रीम है, ट्रू, किसी और का ख्वाब है। लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने आगे जाना है, वेल एंड गुड। शायद दूसरे शख्स ने आपसे ज़्यादा मेहनत की है,
उसकी किस्मत आपसे ज़्यादा बेहतर है, उसके हक में ये ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह ने उसको इससे ज़्यादा नवाजना था, तो वो उस जगह पर है। और आपका टाइम भी आएगा और अल्लाह आपको भी आपकी मेहनत उसके लिहाज से, आपके टैलेंट के लिहाज से वो आपको नवाजेगा। आज नहीं तो कल आप एक बेहतर जगह पर आप भी जाएंगे, जितनी मेहनत आपने की होगी। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, दैट्स इट। आप ये नहीं देखें, कल परसों मेरा दिल बहुत किया, मैंने कहा मैं गाड़ी बेच देती हूँ अपनी ना। अच्छा, माइंड में ये चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा आई। हाँ। फेज भी, और दूसरा आपको बाज़ औक़ात ये होता है कि अच्छा आप नई चीज़ ले लें, आपके इर्द गिर्द वालों के पास और बेहतर गाड़ियाँ हैं, बेहतर की तरफ आप, वो इंसानी फितरत वाली बात है, वो तलाश चलती है कि आपको ये अचीव करना है। वो मैं सोचा मैं गाड़ी चेंज कर लेती हूँ, और वो सारी चीज़ें मैं सोच रही थी। वजह मैंने कहा कि मैं कितनी नाशुक्री कर रही हूँ कि मेरे पास एक चीज़ है। इस गर्मी के अंदर या जब सर्दी होती है, हमारे सामने बाइकर्स होते हैं, वो बाइक पे जा रहे होते हैं, लोग कैब सर्विसेज के इतने इतने पैसे दे रहे होते हैं, उनके पैसे जमा करके वो लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे, और आप एक जगह पर एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है, आप आराम से बैठे हुए हैं उसके अंदर, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, और आपके पास अपनी एक प्रॉपर्टी है, देन आप कितने नाशुक्रे हो रहे हैं। सो मैं इतना रिफ्लेक्ट करती हूँ इन चीज़ों के ऊपर कि अभी जिस फेज़ पे मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ वो ये है कि मैं ये देखूँ कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करूँ, और मैं इस चीज़ से, कंपैरिजन की चीज़ से जो अगर मेरे अंदर भी कभी आती है, मैं उससे निकलूँ, और मैं ये सोचूं कि अल्लाह ने कितना नवाजा हुआ है, ग्रेटफुल होना, मैं वो सीखूं। तो आजकल मैं इस फेज़ में हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर सक्सेसफुल हो रही हूँ अभी। बहुत अच्छी बात है, और ये वो चीज़ें जो हम चाहेंगे कि जो लोग देख रहे हैं वो भी इसको फॉलो करें। जो ग्रैटिट्यूड वाला जिक्र किया सबीन ने, मतलब आप जितनी एक्सरसाइजेस भी अगर देखें उसमें यही आता है कि रात को सोने से पहले अगर आप एक कॉपी पेन निकाल लें और उस पर सिर्फ 3 वो चीज़ें भी लिखना अगर शुरू कर दें, यहीं से अगर स्टार्ट लें कि आज के दिन की 3 वो कौन सी चीज़ें जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, जिसके लिए मैं थैंक करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ कि आज मुझे ये ब्लेसिंग्स, तो इससे क्या होगा कि आपका एक होराइजन खुलता है और आप चीज़ों को उस पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करते हैं। मैं कहती हूँ सिचुएशन तो सेम होती है, शायद उस सिचुएशन को आपका देखने का नज़रिया मुख्तलिफ है, आप उसको अलग तरीके से एनालाइज करेंगे और शायद बयान भी मुख्तलिफ करेंगी। मैं शायद उसको अपने हिसाब से जो मेरी ज़िंदगी में फेस चल रही है मैं परसीव भी वैसे ही करूँगी, क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी एक बायस है, मेरा मेंटल उसके अंदर एक आ गया, एक इंक्लिनेशन आ गई है। बिल्कुल। सो आई थिंक दिस गोज़ ऑन फॉर एवरीवन। अपने फेज़ में, अपनी टाइमलाइन में आराम से, सुकून से, कोई जल्दी नहीं है, सबका, वो कहते हैं ना सबका टाइम आएगा, खुश रहना सीखें। हाँ, बस सुकून कर लें, खुश रहना सीखें और जेन्युइन रहें, सबसे बड़ी बात। अब जितने जेन्युइन रहेंगे, जस्ट बी योरसेल्फ, और वही दिखाएं जो आप हैं, कुछ और दिखाने की कोशिश ना करें। कहीं ना कहीं आपको लोग फिर जब आपकी ओरिजिनल हालत में जब आपको देख लेते हैं ना, फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती है, एंड देन लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप दिखा कुछ रहे होते हैं, अब होते कुछ और हैं, असल में कुछ और होते हैं। तो यही जो तजाद है उसकी वजह से फिर आप कहीं के भी नहीं रहते, कहीं के भी नहीं रहते आप अपने भी नहीं रहते, अपने भी नहीं रहते, और दूसरे तो पहले ही पहचाने से इनकार करते हैं, मतलब लिटरली आप अपने भी नहीं रहते। अच्छा, बल्कि आई थिंक यही वो आता है फिर वो जो हर इंसान के ऊपर आता है ना, एक क्राइसिस आ जाता है कि इंसान को ये नहीं समझ आ रही होती कि मैं कौन हूँ, क्या मैं वो हूँ जो मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, या मैं वो हूँ जो लोग समझते हैं कि मैं हूँ, या मैं वो हूँ जो मेरे घर वालों को लगता है मैं हूँ कौन, ये मैं हूँ कौन, बहुत बड़ा अलमिया हो जाता है। तो ये जानने की कोशिश करें कि आप हैं कौन। एंड दिस इज इट फ्रॉम दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच सबीन, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू मरियम, और आप आई, और बड़े मजे का, समझ नहीं आई बातों से बातें निकल, बड़े मजे की बातें हुई, क्या क्या बातें करते गए, बट थैंक यू सो मच। एंड दिस इज इट, इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट, अनदर स्टोरी। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।